शानदार तेज़ी का सेशन मार्केट के लिए। वीरू हर्षिता, गुड आफ्टरनून। और आज मुझे खुशी इस चीज़ की है कि आज हमारी मार्केट ने एक चीज़ फिर दिखा दी, अगर आप बेसिक्स पर फोकस करेंगे तो पैसा बनेगा बड़ा। पॉइंटर्स लेकर आइए। सुबह एक अप्रोच ये थी कि आज मार्केट में आपको एक जोन मिलेगा 24,550 के आसपास, बाय करिए और एक स्टॉप लॉस लगाइए 24,450 का और बाय ऑन टिप्स इस पर बाय करिए। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगी वो थी निफ्टी आईटी, क्योंकि कल जिस तरीके से नैस्डैक गिरा था, आज सुबह बहुत लोगों के सवाल थे कि निफ्टी आईटी में क्या होगा। इसके लिए आज सुबह मैंने एक वो रील भी बनाई थी कि आज निफ्टी आईटी पर फोकस करें और इस डिप को लपक लें, क्योंकि हम उनके आईटी स्टॉक्स और हमारे आईटी स्टॉक्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं। ऑल टाइम हाई लगाया आज आईटी स्टॉक्स ने। और प्लीज़ इस मार्केट को शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें। जो मर्जी लोग बोले, आज भी हर्षिता मैं 4-5 बड़े लोगों से अभी मिलकर ही लौट के आ रहा हूँ। एक्चुअली 1-2 इंटरव्यू किए मैंने और 1-2 बड़े फंड मैनेजर से मिला। सब मार्केट पर कॉशियस हैं इस समय, और मेरा ये मानना है कि जब तक आप कॉशियस हैं मार्केट पर, ये मार्केट चलता रहेगा। ये मार्केट इस तरीके का मार्केट है। इसके लिए तो कुल मिलाकर शानदार सत्र मार्केट के लिए, जोरदार सत्र। और जो सेकंड अटेम्प्ट था तेजी की तरफ वो टिका है। ये एक अच्छी स्क्रीन पर स्थिति बनती हुई ऑल टाइम्स हाई पर मार्केट अच्छा खासा सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छा, इस बीच हेवल्स के नंबर्स आ रहे हैं, सारे नंबर्स आ जाएं उस पर बात करेंगे। लेकिन अनुज, ये तो फिर ट्रेड कैरी करने वाला माहौल बन रहा है, क्योंकि सुबह में काफी अनसर्टेनिटी थी। सेकेंड बार जब ये तेजी का अटेम्प्ट फेल हुआ तब डर लगा, लेकिन 1 बजे के आसपास से जो रिकवरी आई है वो स्क्रीन पर टिकती दिखाई दे रही है। हर्षिता देखिए, ऐसा है कि ये मार्केट आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज अगर आपने आज पैसा नहीं बनाया इस मार्केट में तो कहीं ना कहीं गलती आपके साथ है, मार्केट की गलती नहीं है। आज मार्केट ने आपको इतना अच्छा मौका दिया। और आज सुबह हमारी क्या बात हुई थी, इनफैक्ट अगर वो सुबह वाले पॉइंटर्स हो, आज का लो देखिए आप हर्षिता, 24,504 और हमारा स्टॉप लॉस था करीब 24,475। मतलब आप ये समझिए कि इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड 24,500 पर अगर आप ले रहे हैं तो सिर्फ 30 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस वहाँ पर था। और अब देखिए 24,505 पर तो कोई नहीं ले पाया होगा, लेकिन हमारा व्यू था कि 24,500 से 550 के जोन में खरीदिए। 550 पर भी अगर आपने कोई नहीं, अगर वो आपने 24,550 पर भी ले लिया तो भी आपको 200 पॉइंट मिल गए। और अभी तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट जिस तरीके से चल रहा है और ऊपर जाने वाला है यहाँ पर। अच्छा, ये थोड़े से हेवल्स के नंबर्स में कन्फ्यूजन है, एक बार चेक हो जाए कि एग्जैक्टली पोल कितना था उसके बाद। अब निफ्टी पर क्या करना है, देखिए 24,800 से 24,850 तो मुझे लग रहा है आज ही आ जाएगा। स्क्रीन पर आपको आज ही दर्शन हो जाएंगे 24,800 से 850 के, और 24,900 से 25,000 ये काम शायद इन्फोसिस करके दिखा दे आपको, पॉसिबल है। आज का लो आपके लिए स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी पर अभी भी कोई ट्रेड है नहीं, और लगातार यही बात हुई है कि बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। बैंक निफ्टी ने आज भी आपको कोई ट्रेड नहीं दी, एक रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन आज मैं स्पेसिफिक बात करूंगा आईटी पर, क्योंकि जो इन्फोसिस और निफ्टी आईटी, आज टीसीएस जैसे कि चला, टीसीएस के नंबर्स आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि टीसीएस के नंबर्स नहीं आए, रिएक्ट कर चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसके बावजूद टीसीएस आज 4% ऊपर है। ये मार्केट कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है इन्फोसिस से कुछ ब्लॉकबस्टर टाइप का। अब वो आएगा या नहीं आएगा ये पता नहीं, लेकिन अब विस्पर नंबर तो हर कोई कह रहा है कि 3.2% आएगा कांस्टेंट करेंसी में। जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन 1 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग आएगी, वो तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन क्या उसके बावजूद स्टॉक चलेगा? ये इस तरीके की इस समय मोमेंटम आईटी स्टॉक्स में है, तो बिल्कुल बहुत शानदार मोमेंटम। अच्छा तगड़ा मोमेंटम। और इन्फोसिस के नंबर्स ध्यान रखिएगा, मार्केट बंद होने के साथ ही आएंगे। वीरू, गुड आफ्टरनून। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। और जिन स्टॉक फ्यूचर्स मेरी नज़र है, आई थिंक जहां एक्शन है वहीं पे अगर आप देखें बात करेंगे। पहला है आईटी चल चुका है लगभग 950 पॉइंट ऊपर, लेकिन यहां पर मैं अब क्या पिक कर रहा हूं, कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो और जो हिस्टोरिकल स्विंग हाइज जहां दूर परसिस्ट करते हैं, मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। हर्षिता, मैं इस वक्त पहला स्टॉक रखूंगा स्क्रीन पे, दैट्स टेक महिंद्रा। इसने अप्रॉक्सीमेटली 11:30 से लेकर करीब 12:30 के बीच में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया जब आईटी काउंटर्स भाग रहे थे, लेकिन बीते 20 मिनटों में आई थिंक मैं स्टॉक्स में सिंजन से शुरुआत करता, लेकिन बीते 20 मिनटों में जिस स्टॉक फ्यूचर ने अच्छा ओआईडेशन किया है, अभी भी सब्सटेंशियल नहीं है, बट कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1539.35 पे यहाँ पे स्पॉट ट्रेड करता हुआ 1.5 लाख शेयर बिल्डअप हुए हैं। यहाँ पर नजर रखिएगा टेक महिंद्रा पे। फर्स्ट, मोमेंटम पूरे आईटी में है, लेकिन कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो एट 2 बजे के आसपास। उसके बाद इस बीच निफ्टी 24,800 हो चुका है।
सिंजन आपकी स्क्रीन पे लेके आऊंगा। ये स्टॉक भी हर्षता अभी अभी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट करता हुआ, ऑल दो दिन बिलोंग करता है आईटी को, लेकिन सिंजन यहाँ पे पिक कर रहा हूँ मैं 760 पे। अक्टूबर 2023 से चले आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को इसने बाइसेक्ट किया है बहुत स्ट्रांगली। पिछले 3 स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के जो स्विंग हाइस थे उसको बाइसेक्ट करता हुआ सिंजन पर नजर रहेगी मेरी। और तीसरा स्टॉक जिसको मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूँगा, दैट अगेन अगर आप देखें तो FMCG बास्केट से, दैट्स टाटा कंज्यूमर 1188 पे अभी अभी इसने मतलब आज 19 अप्रैल का अपना स्विंग हाई काटा है 2024 का। और इसके बाद जो इसके स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है वो परसिस्ट करते हैं करीब करीब 1220 पे 1230 पे। तो कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आई थिंक तीनों स्पेस से मैंने एक स्टॉक पिक किया है, टेक महिंद्रा फर्स्ट, सिंजन फार्मा से, और तीसरा स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। हर्षता, तो ये सभी वो ट्रेड्स जहां पर थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फटाफट से मैं ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आती हूं, जहां पर आज हमने देखा है पूरा मूड माहौल तेजी का बन रहा है। आईटी काउंटर्स का बोलबाला है। एलटीआई माइंडट्री में सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है, 3% के गेंस, फिर टीसीएस फॉलो करता हुआ, बजाज फिनसर्व और ओएनजीसी की गाड़ी रुक ही नहीं रही है। आज एक और सत्र जहां पर 2-2.5% का इजाफा। इंडिया सीमेंट 6% ऊपर, इंडस टावर, बिरला सॉफ्ट, मनप्पुरम फाइनेंस, ये सभी वो काउंटर्स हैं जहां पर तगड़े वॉल्यूम्स पर खरीदारी बनती दिखाई दी है। दूसरी तरफ लैगर्ड्स में हीरो और बजाज ऑटो, कोल इंडिया, ग्रासिम जैसे काउंटर्स आपको दिखाई देंगे। यही नहीं, आज ट्रेंट, हैल, सीमेंस, एबीबी, इनफैक्ट कैपिटल गुड कंपनियों में आज हमने देखा है कुछ कॉन्ट्रैक्शन बनता दिखाई दिया है। तो ये पॉकेट है जहां पर कुछ वीकनेस देखने को मिल रही है। फटाफट से हेवल्स के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। स्टॉक अब फिसलने लगा है, ध्यान रखिएगा। मुनाफा है 411 करोड़, अपेक्षा थी 445 करोड़ की। रेवेन्यू 5,798 करोड़, अपेक्षा थी 5,787 करोड़, तो वो एक बीट है। लेकिन इबिट्टा लेवल पर जहां पर एक्सपेक्टेड था 625 करोड़ का नंबर, 576 पर सिमट के रह गया है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 9.9% पर, ये भी उम्मीद से कम दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी, इबिट्टा और मार्जिन्स पर एक मिस है, इसीलिए वो स्टॉक आपको 1.5% नीचे दिख रहा है। आगे कुछ और डिटेल्स आएंगी कंपनी की तरफ से, प्रोडक्ट वाइज वो ब्रेकअप जब आएगा उसको रिविजिट करेंगे। लेकिन जिस तरह की चाल बाजार की आई है और जिस कन्विक्शन के साथ ये सेकंड हाफ में तेजी बन रही है, अनुज थोड़ा सा और पुश लगेगा, हम 24,800 पर आएंगे। तो 25,000 के रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं दिख रहा है। अब यहां से आगे की तैयारी करनी चाहिए क्या? क्योंकि केवल हम 25,000 मान के चल रहे थे, वो तो मिनटों में आ गया। हर्षदा 2 दिन पहले मैंने एक बात बोली थी कि अगर बजट अच्छा आ गया ना तो आपको अगस्त सीरीज में 26,000 दिख जाएगा। 25,000 तो आई थिंक अब हर कोई कह रहा है। अब 25,000 में बचा क्या है? 25,000 तो हर कोई कह रहा है। और देखिए वो 2, 3, 4, 5, 6 की बात हुई थी, उसके बाद 24,500 की बात हुई थी, और 24,500 के बाद मैंने एक व्यू लिया था कि अब अगर अच्छा बजट आ गया तो 26,000 भी आ जाएगा। इस मार्केट में मैं बताऊँ ये मार्केट क्यों चल रहा है, अब आपको बताता हूँ। म्यूचुअल फंड पता है कितने कैश पर बैठे हैं? 8% के कैश पर बैठ गए हैं म्यूचुअल फंड। अब जो 3 सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हैं वो 8% के कैश लेवल पर बैठे हैं। आप सोचिए, रोज पैसा आ रहा है, महीने के 21,000 करोड़ आ रहे हैं और आप कैश पे बैठे हैं क्योंकि आपको स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं। नहीं गिरेगा मार्केट के, ये मार्केट नहीं गिरेगा। इस मार्केट में जो भी कह रहा है ना करेक्शन आएगी, वो पता क्यों कह रहा है? क्योंकि कुछ चाहता है कि करेक्शन आ जाए। इस मार्केट में करेक्शन होप बन गई है कि काश करेक्शन आ जाए। मतलब हर कोई चाह रहा है कि मुझे लेने का मौका मिल जाए, भाई मार्केट ऐसे नहीं होता है। आपको जब मार्केट ने मौके दिए तब आपने लिया नहीं। अच्छा, एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, क्या 4-5 दिन से क्या स्ट्रैटेजी है? पिछले दिन के लोगों को स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आज सुबह मैंने थोड़ा उसको एडजस्ट इसलिए किया क्योंकि आज मुझे एक रिस्क था कि गैप डाउन होगा, इसके लिए आज मैंने सुबह वाली अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा ट्वीक किया। मैंने कहा कि नहीं, कल का लो तो शायद खुलते ही निकल जाए, लेकिन उससे आपने स्टॉप आउट नहीं होना है। ये मार्केट अब कुछ बड़ा सेंस कर रहा है। और एक चीज़, अब एफआई का पैसा आना शुरू हुआ है। जब एफआई का पैसा आना शुरू होता है वो लार्ज कैप चेज करता है। ये जो आज आप 3 दिन से जो डिफरेंशियल देख रहे हैं ना लार्ज कैप और मिड कैप में, आज मिड कैप जिस तरीके से गिर रहा है और उसके मुकाबले लार्ज कैप चल रहा है, उसका कारण क्या है कि अब एफआई का पैसा चेज कर रहा है इस मार्केट को। ये जिस तरीके से टीसीएस मूव किया, अब टीसीएस का चार्ट रख के इंट्राडे में टीसीएस दिखाइए फॉर एग्जाम्पल। अब टीसीएस जैसा स्टॉक 4-5 ट्रेडर इधर उधर बैठ के जो गुजरात में, मुंबई में बैठे हैं वो नहीं ला सकते इस स्टॉक को 3%। ये तो बड़ा पैसे इस स्टॉक, इसका वॉल्यूम देखिए आज का 40 लाख शेयर का वॉल्यूम है। इसका 40 लाख शेयर का वॉल्यूम मतलब आप करीब 1600-1700 करोड़, मतलब अगर 1000 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हो सकती है आज टीसीएस में। इन्फोसिस के वॉल्यूम्स लेकर आइए आज जरा, वो देखिए इन्फोसिस किस तरीके से मूव्स दिखा रहा है आपको। तो ये देखिए इन्फोसिस के वॉल्यूम के 7 करोड़ शेयर, सॉरी 6.88 मिलियन, 68 लाख शेयर करीब यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। मतलब करीब
1300 करोड़ की यहाँ पर वॉल्यूम हो चुके हैं, कितनी डिलीवरी होगी इसमें से? आई थिंक ये, और जब एफआईएस चेस करते हैं तो लार्ज कैप्स भागते हैं। अगला स्पेस लार्ज कैप का, ये मार्केट बहुत जल्दी आपको 26,000 दिखाएगा। ये वो वाला मार्केट है जिसमें लोग जिन्होंने नहीं लिया ना, वो पछताते रह जाएंगे बेसिकली कि मैंने लिया क्यों नहीं मार्केट को। और जो पछता रहे हैं वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट आगे करेक्ट करे तो उनको मौका मिलेगा। पहली बार वैसे 24,800 छू लिया है रिकॉर्ड ऊंचाई पर, तो 24,793 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन 800 को हम छू कर आए हैं, तो उस मुकाम को भी दरअसल छू लिया है। 804 के लेवल्स पर पहुंचता हुआ बाजार आपको दिखाई देगा। चलिए हमारे जानकारों को भी इस जोश जश्न में जोड़ते हैं। एजेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता फंडामेंटल्स पर एक राय देंगे। टेक्निकल्स के लिए मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा रावत, अमित सेठ, सुदीप शाह और रुचित जैन है। 220 पर विप्रो, अल्ट्राटेक, बीपीसीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, कई सारी दिग्गज कंपनियों के नतीजों पर बातचीत होगी। इनफैक्ट कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स आने वाले हैं, याद रखिएगा। 2:30 पर यतिन आपको बताएंगे आनंद राठी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बजट से। 2:45 पर आज आईटी कंपनियों में जोश, तो एलटीआई माइंट्री के नंबर्स के बाद कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विपुल चंद्रा से होगी बातचीत। 2:50 पर हम बात करेंगे बजट और बाजार की। एक्सिस सिक्योरिटीज के सीआईओ नवीन कुलकर्णी हमारा साथ देंगे। 3 बजे यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम में क्या कुछ हरकत बनती दिखाई दे रही है, और फिर बात बीटीएसटी, एसटीबीटी, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। निफ्टी 24,800 के पार। हालांकि मिड कैप में आज 1% की गिरावट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डायकोटमी है। एडवांस डिक्लाइन देखिए, 1:2 का एडवांस डिक्लाइन है। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन पर रखिए और एक बार मिड कैप इंडेक्स रखिए। निफ्टी अभी भी करीब 24,800 पर, मिड कैप, स्मॉल कैप। और मैं आज एक बात बताऊं, आज कॉल्स का एक्शन देख रहा था मैं। फॉर एग्जांपल 24,850 की कॉल। अब इस मार्केट में अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल चेज करना चाहते हैं, ये कॉल 2 रुपये पे थी 135 पर, जब मैं ऑन द वे टू ऑफिस था, और जब मैं ऑफिस में एंटर कर रहा था ये 23 रुपये हो गई थी कॉल। मतलब 2 रुपये की कॉल 23 रुपये हुई विद इन हाफ एन आवर। उसके बाद अभी 23 रुपये से करेक्ट होकर वापस 11 रुपये तक आई। अब इसमें खैर थोड़ा सा और मोमेंटम वापस आ रहा है, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ ना, कुछ दिन होते हैं जिसमें आपको चेज करना चाहिए। आज वो दिन है जिसमें आपको चेज करना चाहिए। अगर गलत हो गए तो गलत हो गए, कोई नहीं। मतलब 24,850, 24,900 की कॉल के थ्रू अगर आप चाहें तो चेज करना चाहें इस मार्केट को तो कर सकते हैं आज। और अगर आज ये पैसा चला भी गया आपका तो कहीं कोई नहीं, गलती हो गई, लेकिन ट्रेड मेरी सही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी काम करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं हमारे साथ। आप सभी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, कैसे अप्रोच करें इस तेज़ी को, क्या होगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। डेफिनेटली पॉजिटिव है, निफ्टी टूवर्ड्स 25,000 तो हेड ही कर रहा है। तो अभी के लिए मेरा जो ध्यान है वो है श्रीराम फाइनेंस में। श्रीराम फाइनेंस में बहुत अच्छा मोमेंटम है। फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 2853। मुझे लगता है यहाँ पे टूवर्ड्स 2900 स्टॉप मूव कर रहा है। 2820 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 2880 एंड 2900। श्रीराम फाइनेंस में एक मौका तेजी का आपके लिए। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी करने की राय रहेगी। शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, वापस पिछले हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो एमएनएम में खरीदारी करेंगे करंट लेवल्स पे। 2773 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2890 के टारगेट सेट करने हैं एमएनएम में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में। 2820 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 42 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 70 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, इस बीच मानस के ट्रेड के बाद मैं एक चीज स्क्रीन पर रखना चाहूंगा, और वो है अभी अभी जिस स्टॉक ने एक मोमेंटम पकड़ा है, दैट्स रिलायंस। रिलायंस इस कार्यक्रम के शुरू होते होते अगर आप देखें 3150 से अब 3200 के जोन को स्ट्राइक करता हुआ, और वही एक कारण है कि निफ्टी को 30-35 पॉइंट का स्विंग और मिला एग्जैक्टली सिर्फ 20-25 मिनट के अंतराल में। 3150 से 3190 का लेवल छू के आया। अमित, गुड आफ्टरनून। एक हल्का सा टेक रिलायंस पे दीजिएगा और उसके बाद अपनी कॉल। जी डेफिनेटली वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। रिलायंस जैसे हमने सुबेरे भी देखा था कि एक इसमें पुल बैक आ रहा था, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जोन था, लगभग 3030 के आसपास 20 डेमा के क्लोजिंग पे, सॉरी 3130 के आसपास। और वहां से हमने देखा कि वापस एक स्ट्रॉन्ग अपटिक आया। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंटैक्ट है। अभी भी अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है, पोजिशनली कह रहा हूँ, तो 3130 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 3250 से लेके 3300 तक के मेरे टारगेट्स हैं रिलायंस पे। और रही बात अभी की कॉल की वीरेन जी, मेरा अभी का कॉल रहेगा भारती एयरटेल।
मॉर्निंग में भी मेरा ये टॉप कॉल था, उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कल के सत्र में, सॉरी फ्राइडे के सत्र में हमने इसमें गैप अप कैंडल देखा था और आज एक फॉलो अप देख रहे हैं। लगभग 1479 का प्राइस है, बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1460 का और टारगेट्स रहेंगे 1520 रुपए के भारतीय एयरटेल पे। मीनवाइल एक बार वो 24,850 की कॉल वापस लेकर आइए। 15 रुपये पे मैंने एक चीज़ अभी बोलती थी कि इसको आज आप चेज़ कर सकते हैं। देखिए वो 30 होकर आई, वापस 30 होकर अभी भी 25 पर है, लेकिन अगर मैं 15 पर भी ली तो भी 15 से 25 बहुत फास्ट आया इसमें मूव। और आज दिन लग रहा है कि थोड़ा सा और मार्केट कुछ बहुत शानदार करने के मूड में है। सुदीप के पास चलते हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून। सुदीप, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून अनुज। अनुज, मेरा ट्रेड रहेगा बजाज फिनसर्व पर। 1644 का करंट मार्केट प्राइस है, 1610 का स्टॉप लॉस और 1680 1700 के टारगेट्स। अब बजाज फिनसर्व को यदि हम ध्यान से देखें तो पिछले 7-8 हफ्तों से कंसोलिडेशन जोन में था और आज ये 8 या 9 हफ्तों के हाईएस्ट लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है और सारे जो इंटरमीडिएट मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर भी आज क्रॉसओवर दिया। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो काफी एनबीएफसी स्पेसेस में भी एक आज अच्छा रुझान देखा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बजाज फिनसर्व रिस्क रिवॉर्ड की दृष्टि से यहाँ पे एक बहुत ही अप्रोप्रिएट स्टॉक है और यहाँ पे 1610 के स्टॉप लॉस से 1690 1710 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 1710 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का यहाँ पर बन रहा है। रुचित, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी वेरी गुड आफ्टरनून अर्षदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड है, थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में, वो है टाइटन। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक करेक्टिव फेज में रहा है जनवरी के एंड से, जहां पे जनवरी एंड में 3875 के आसपास का हाई बनाया था और वहां से ऑलरेडी एक अच्छा करेक्टिव फेज स्टॉक में हो चुका है। और वीकली चार्ट्स पे अगर मैं देखूं तो वीकली 89 ईएम पे ये करेक्शन में रिसेंटली सपोर्ट स्टॉक ले रहा है। सो आई थिंक इफ नॉट अ कंप्लीट रिवर्सल बट एटलीस्ट एक पुल बैक मूव, ये ओवरसोल्ड सेटअप्स है जहां पे करेक्शन 6 महीने से हो रहा है और स्टॉक सपोर्ट के आसपास है, तो एक पुल बैक मूव करंट लेवल से आना चाहिए। 3200 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 3350 तक के पुल बैक मूव के लिए। ओके, टाइटन यहाँ पर एक ट्रेड हो गई। चलिए अब आशीष चतुर्वेदी को जोड़ लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, आपकी ट्रेड लेने से पहले एक व्यू इन्फोसिस पर, क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है मार्केट और क्या मतलब आगे का क्या रुख रहेगा? 400 रुपये की रैली नंबर से जस्ट पहले। बिल्कुल। तो अनुज देखिए, आपने इन्फोसिस पे बात की और इनफैक्ट हमारा जो 2 बजे हम जिस थीम पे भी बात करने की तैयारी कर रहे थे वो आईटी सेक्टर पे ही थी, तो दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। तो देखिए अनुज, एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर से देखेंगे निफ्टी, आईटी और यूएस का जो 10 ईयर यील्ड है उसके अंदर एक बहुत ही नेगेटिव कोरिलेशन होता है और ये नेगेटिव कोरिलेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर से यहाँ से इंटरेस्ट रेट घटना शुरू होते हैं तो ये आईटी के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। और हम देख रहे हैं कि ये जो रेट कट्स की बात का जो बात है वो फेड ने भी अब कई बार अपने उसमें कहा है कि अब रेट कट्स काफी स्पीड से आना शुरू हो सकते हैं। इन्फ्लेशन के जो कंसर्न है वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं और इसका रिफ्लेक्शन आपको सबसे पहले एक होप रैली के अंदर में बनता हुआ नजर आएगा। सेकंड, आप एफआईआई होल्डिंग एज अ परसेंटेज आईटी के अंदर में देखेंगे तो ये बहुत ही लो लेवल पे आ चुकी है। 2017 में ये लेवल था करीब 7.5 से 8% का और अब हम जा रहे हैं 2024 में हम देख रहे हैं कि ये होल्डिंग ऑलमोस्ट 7.5-8% के आसपास ही है। इसका मतलब है कि एफआईआई की होल्डिंग आईटी स्पेस के अंदर में अपने ऑलमोस्ट 8-9 साल के लो के आसपास खड़ी है और जब भी हमने देखा इस तरह के लो लेवल पे होल्डिंग रहती है तब कहीं ना कहीं एक शार्प रिकवरी देखने को नजर आती है और यही अब हमारे लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी इंडिकेट कर रहे हैं जब 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी आईटी में रिकवरी आई है। अब ये ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? तो ट्रिगर्स रेट कट हो सकता है प्लस साथ में जिस तरह से डिजिटल के अंदर में हमारी कंपनीज ने काफी काम किया, अब जनरेटिव एआई के अंदर काफी कैपेबिलिटीज कंपनीज इंप्रूव कर रही है और उसकी वजह से मुझे लगता है इन्फोसिस इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। जहां पर डिजिटल पे तो काफी फोकस है, जनरेटिव एआई पे भी इन कंपनीज का एक बड़ा फोकस बना हुआ है, जिसके चलते मेरा मानना है कि ये स्टॉक अब इवेंचुअली 2021 की जो इसकी ट्रेजेक्टरी थी जो पिछले 2-3 साल पहले देखने को नजर आए थे वो लेवल्स बहुत ही जल्द इन्फोसिस के स्टॉक में भी देखने को नजर आएंगे। और हमारा जो बेट है वो रहेगा आईटी 20 का ईटीएफ, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की और अब हमें लगता है कि जिस तरह से मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ हुआ है आईटी 20 के ऊपर बेट लेना चाहिए। 49 से 50 के लक्ष्य मैं समझता हूं देखने को नजर आ सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर आईटी 20 हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हमने पोजीशनिंग भी इसकी ली हुई है। ओके, आईटी 20 और अच्छा, आज एक सुबह और जो मैंने चर्चा में बात छेड़ी थी हजता, आईटी कमोडिटीज़ में मेटल्स और केमिकल्स, इसका पोर्टफोलियो बनाने की एक बात की थी और उसका भी मैं एक और रीज़न बताता हूँ। ट्रम्प को मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा एज प्रेसिडेंट एंड दैट वुड मीन
वीकर डॉलर, और वीकर डॉलर एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ये जो आईटी है, अब एक सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि जो टीसीएस के नंबर्स थे या जो इवन HCL टेक के नंबर्स थे, कोई अनुमान से बहुत ज़्यादा नहीं थे, उसके बावजूद स्टॉक्स क्यों चल रहे हैं? देखिए, स्टॉक्स, इन आईटी स्टॉक्स में दो कंपोनेंट हैं, एक है इनके नंबर्स, एक है इनका वैल्यूएशन। जो 2021 से डी रेटिंग शुरू हुई थी, उसमें दो कारणों से स्टॉक गिरे थे। एक तो जो लार्ज कैप आईटी को मार्केट 30 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स देनी शुरू कर दी थी मार्केट ने, वो वापस मार्केट 20-21 टाइम पर ले आया था, और एक नंबर्स गिर गए थे। तो दोनों का इम्पैक्ट था कि स्टॉक्स इस तरीके से गिरे थे। अब अगर डॉलर वीक होगा और फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा, तो इन कंपनियों को वापस 30 टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये रीज़न है कि टीसीएस नंबर्स आने के बावजूद, और जबकि नंबर्स कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं थे, बस जितने मार्केट ने एक्सपेक्ट किए थे थोड़े बेटर थे और कमेंट्री अच्छी थी, अब मार्केट वापस इनको वैल्यूएशन एक्सपेंशन दे रहा है। तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन प्लस अर्निंग्स, ये एक कारण है कि मार्केट इस तरीके का एकदम से मोमेंटम आईटी स्टॉक्स को वापस दे रहा है। अनुज, एक पॉइंट उन आईटी स्टॉक्स पर मैं जोड़ना चाहूंगी, जहां पर जो सरप्राइज आया था वो लार्जली कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ थी, और वो डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। टीसीएस के केस में जो एस्टिमेट था उसे 70 बेसिस पॉइंट का बीट देखने को मिला था, तो अनुमान 1.5% का था, कंपनी ने डिलीवर किया कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 2.2% का। एलटीआई माइंट्री के केस में देखिए 2% एक्सपेक्ट कर रहे थे, 60 बेसिस पॉइंट का बीट आया 2.6%। इनफैक्ट 30 बेसिस पॉइंट का बीट देखने को मिला था आपके HCL टेक में भी, भले ही इनकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ नेगेटिव साइड पर हो। तो अगर आप एक एवरेज लेकर चले एलटीआई माइंट्री और साथ ही साथ टीसीएस, अगर 50 बेसिस पॉइंट का भी बीट कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में इन्फोसिस दिखाता है, तो वो आंकड़ा कांस्टेंट करेंसी का 3% के करीब आएगा, जो बाकी पियर्स के सामने काफी बड़ा होगा। वो शायद मार्केट इस समय पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और उस नंबर पर आई थिंक वो बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, इस बीच पॉलीकैब एक स्टार परफॉर्मर रहा है, लेकिन Q1 इतना मजबूत नहीं हुआ है। अनुज, 458 करोड़ के अनुमान के सामने मुनाफा सिमट कर रह गया है 401 करोड़ का, तो प्रेशर देखने को जरूर मिला है। आप रेवेन्यू देखिएगा, 4698 करोड़ का आया है, ये 4800 करोड़ के ऊपर का अनुमान था। एबिटा लेवल 651 करोड़ के एक्सपेक्टेशन के सामने 583, तो ये भी एक मिस है। मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 13% के ऊपर के, ये 12.5% के आसपास आए हैं, तो यहाँ पर भी मिस देखने को इसमें मैं एक चीज़ जोड़ता हूँ, हैवेल्स के भी नंबर्स खराब लग रहे हैं, इनके भी नंबर्स खराब लग रहे हैं, दोनों सेम स्पेस में भी काम करती हैं। आई थिंक दोनों की कमेंट्री में एक चीज़ जो निकल कर आएगी, जो कॉपर के प्राइसेस बढ़ते हैं, जो मेटल्स के प्राइसेस बढ़े हैं, क्योंकि ये सब वायरिंग में कॉपर यूज़ होती है, तो मुझे लग रहा है ये यही बोलेंगे कि इनका एक बड़ा इम्पैक्ट आया है, और शायद ये एक वन ऑफ हो, ये कमेंट्री में आ सकता है। अगर ऐसा हो गया तो रिकवरी आ जाएगी, अगर नहीं हुआ तो स्टॉक्स बहुत महंगे हैं। अच्छा, एक की दिक्कत पता है क्या होगी, अब मैं पॉलीकैब के बारे में फिर बताता हूँ, पॉलीकैब जैसे स्टॉक में क्यों दिक्कत आती है। पॉलीकैब पे बहुत पॉजिटिव व्यू रहा था, काफ़ी अच्छी रैली भी आई थी, लेकिन उसमें वो इनकम टैक्स वाला मामला आया, उसकी वजह से बहुत लोगों ने पैसा खोया। उसके बाद स्टॉक में वापस मार्केट ने ट्रस्ट दिखाया, वापस ही भागा। अब विंडो ख़त्म होने से जस्ट पहले प्रमोटर्स ने थोड़ा सा यहाँ पर माल छोड़ा था ब्लॉक डील में, ठीक है, और वो माल छोड़ा गया था करीब 7300-7400 पर। ये मार्केट को चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। हमेशा ना मार्केट ये एक्सपेक्ट करता है कि आप कोई बेचे ना अगर अपना कोई स्टेक, तो अच्छे क्वार्टर से पहले बेचें, खराब क्वार्टर से पहले नहीं, मतलब नंबर्स में उस मामले में। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, और ये एक और कारण है कि ये स्टॉक जो है अब थोड़ा सा हायर लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है, और शायद स्ट्रगल करेगा कि नंबर्स भी ख़राब है, प्लस ये मार्केट को ये नहीं अच्छा लगेगा कि आपने इस तरीके से सेल कर दिया था। आशीष चतुर्मोहता, आपका व्यू है क्या हैवेल्स या पॉलीकैब पर? नहीं, मेरे हिसाब से अनुज, देखिए, तो वैल्यूएशन का थोड़ा सा कंफर्ट अभी कम है, और दूसरा मार्जिन्स में भी जो कमी आई है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव यहाँ पे बना रहेगा, और इसकी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें इस स्पेस में नजर आ रही है, तो हम थोड़ा सा अभी कॉशियस हैं। हम जो इस पूरे स्पेस में जहाँ पर थोड़े से अभी हम हमारी पोजिशंस बनी हुई है, वो है KEI और अपार जैसे स्टॉक, पर वहां पे भी अभी एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, तो मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच के साथ ही इस पूरे स्पेस को देखना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन स्टॉक खासा करेक्ट करने लगा है। शिल्पा जी, कोई लेवल पॉलीकैब का जो वॉच करना चाहिए, जिसके नीचे जाए तो शायद फिर से साइरन्स बजेंगे मंदी के? अगर यहाँ पे 6400 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगा, बिकॉज वापस 6200 से 66,000 के लेवल्स आ जाएंगे, तो ये 6400 जोन्स बहुत क्रूशियल है। अब थोड़ा बैंक निफ्टी चलने लगा है, कर्टसी कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक में एक अच्छा मूव आया और उसने थोड़ा सा सपोर्ट किया निफ्टी बैंक को।
कोटक महिंद्रा बैंक अब डे हाई पर करीब 1% ऊपर, यहाँ पर अच्छे मूव हैं। और कहाँ अच्छे मूव्स हैं? भारती एयरटेल अब 1482 पर। अभी बात हुई थी हमारी 2 दिन पहले कि भारती का अभी भी 52 वीक हाई थोड़ा दूर है और शायद 52 वीक हाई तक जाने की वापस भारती कोशिश करेगा। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं। उसके अलावा SBI लाइफ, यहाँ पर भी मोमेंटम इस समय ठीक ठाक है। मानस, एक बार भारती, हालांकि ये पिक में हम ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन आपका एक क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है। लगातार 20 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। लास्ट सेशन में भी हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा, एक प्राइस ब्रेकआउट देखा। आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। मेरे ख्याल से अब ये 1510 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1470 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए भारतीय एयरटेल में। भारतीय एयरटेल 1483 डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। अभी अनुज ने SBI लाइफ का जिक्र किया, वो अच्छा कर रहा है। और एक स्टॉक और जरा प्लीज एक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आइएगा एक बार, अपोलो हॉस्पिटल्स का OI एडिशंस करंट मंथ का, मतलब अप्रैल ये जुलाई फ्यूचर्स का, और स्क्रीन पर साथ ही साथ रखिएगा इसकी एक बार 6500 की स्ट्राइक। ये 6500 मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद, मेरे ख्याल से अप्रैल 2024 के बाद, मतलब इस ईयर के बाद पहली बार। अब देखिए स्क्रीन पे क्या हो रहा है। 65.22 का भाव है, 1.5 लाख शेयर घटे, वाइट शेड शॉर्ट कवरिंग। और जरा प्लीज़ 6500 की कॉल रखिएगा। इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में यही कॉल सबसे बड़ा वाई होल्ड करती थी, अब उस जोन को पार कर चुका है। आई थिंक ट्रेड पर्सपेक्टिव से अमित, जरा इस ऑप्शन को रीड कीजिएगा। और अपोलो हॉस्पिटल हल्का सा ये सप्लाई जोन 6500 के आसपास था, उसको पार करता हुआ। अब व्यू क्या है इस पर आपका? इसको मैं स्टडी कर रहा था, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है वीरेन जी। जिस हिसाब से स्टॉक में एक कंसोलिडेशन पैटर्न से एक कंसोलिडेट करते हुए, मेरा कहने का मतलब हाई लोज बनाते हुए बाहर निकला है, कंटिन्यूसली अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 6400 का एक एहरन रेजिस्टेंस भी क्रॉस किया है। तो यहाँ पे एक बाय कॉल बनती है। 60 ट्रेडिंग के लिहाज से 6750 के टारगेट्स रहेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 6440 का। और इसकी कॉल भी ली जा सकती है 6500 की, जो कि लगभग अभी 93 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। उसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 140 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 70 रुपीज। जी हाँ, और IT के इर्द गिर्द जो स्टॉक्स अपनी आई थिंक जो प्रेजेंस फील करा रहे हैं, उसमें एक हो गया अपोलो हॉस्पिटल्स, शानदार मूव डे हाई पर। और एक बार रखिएगा स्क्रीन पे अब जरा टाटा कंज्यूमर को। अभी कुछ देर पहले मैं चर्चा कर ही रहा था इस स्टॉक पे, आई थिंक अपने ओपनिंग कमेंट्स में। टाटा कंज्यूमर, आशीष चतुर्मोता जी, टाटा कंज्यूमर मेरे ख्याल से लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स क्वार्टर के इसके बहुत अच्छे थे, लेकिन इस बार ये हुआ है कि इस बार डाबर मैरिको अपने क्वार्टरली अपडेट के बाद ज़्यादा मूव जनरेट कर रहे हैं, इनफैक्ट HUL भी। आपका इस वक्त टाटा कंज्यूमर पर व्यू क्या है? और ये भी अब धीरे धीरे अपनी जो है वो करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ 1188। नहीं, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी एक अच्छी अपसाइड अब हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से FMCG स्पेस में एक बहुत ही बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली। उसके 2 मूलतः कारण है। एक जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स है वो अब थोड़े से कुछ यहाँ पर कनेक्शन में इशू आते हैं आपके पास आशीष वापस। मीनवाइल टाटा कंज्यूमर की बात हुई तो टाटा ग्रुप का एक और कंज्यूमर स्टॉक की बात करते हैं। एक बार जरा ट्रेंड लेकर आइए। ट्रेंड देखिए क्या हुआ ट्रेंड में आज। कुछ डेवलपमेंट तो नहीं हुई ना? कोई खबर नहीं। ये शायद क्योंकि महंगा स्टॉक है। आई थिंक इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इतना मतलब मैं जहाँ तक पढ़ रहा था और एक बार इसकी मैं देख रहा था, कोशिश कर रहा था ये जानने की कि इसकी बोर्ड मीटिंग कब है, क्योंकि नंबर्स के आसपास स्टॉक चलता है जब तक बोर्ड मीटिंग का डिसीजन आया नहीं है इसका। लेकिन काफ़ी एकदम से गिरा ये स्टॉक का 6% नीचे। अच्छा, आशिक के साथ कनेक्शन सेट हुआ क्या वापस? ओके, शिल्पा जी, ट्रेंड एक ऐसा स्टॉक जिसने सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पैसा बना कर दिया है आज, क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है या कुछ एबरेशन है? अनुज, एक्चुअली इट्स सरप्राइजिंगली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक टुवर्ड्स 6000 बहुत जल्दी मूव करेगा, लेकिन दिस टर्न ऑफ इवेंट मुझे लगता है थोड़ा सा वरीसम है, बिकॉज बहुत ज़्यादा गिरा है, 6% डाउन ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अगर 5200 पे नहीं रुकता है देन थोड़ा और आपको फर्दर करेक्शन मिल सकता है, जो बिलो 5000 भी आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। देखते हैं संभलता है या फिर और फिसलता है। फिलहाल देखते ही देखते 6% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। चलिए कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर मोमेंटम आज सुबह से ही देखने को मिला है। अनुज कुछ और जोड़ रहे हैं? सॉरी, मैं कुछ और जोड़ना चाह रहा था। इन्फोसिस लेकर आइए एक बार। एकदम से एक कैंडल बनी 5 मिनट के चार्ट पे,
जो 1765 से इसको ले आई 1745 पर। कैंडल है क्या या टिक बाय टिक चार्ट है क्या? टिक बाय टिक चार्ट फायर कर दीजिए, एकदम से ये कैंडल बनी। मैं देख रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग लोग कर रहे हैं नंबर से पहले। और ये हाँ, ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये टिक बाय टिक, और अगर उसके बाद एक 5 मिनट वाली कैंडल अगर आ जाएगी तो वो देख लेंगे। बड़ी कैंडल है ये, मतलब बहुत बड़ी कैंडल है। इनफैक्ट इस एक कैंडल ने पिछली 1 2 3 4 करीब 12-13 कैंडल्स को वाइप आउट कर दिया सिर्फ एक कैंडल ने, जिस तरीके से बनी। अब ये नॉर्मली क्या होता है, किसी ने सोचा कि अब प्रॉफिट बुक कर लो, लोअर लेवल से हो सकता है रिकवरी भी आ जाए, लेकिन एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लो क्योंकि बहुत स्टॉक चल चुका है ज़बरदस्त तरीके से इसके लिए। सॉरी, मैं ये ऐड करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, बट अदरवाइज वो स्टॉक रेडार पर रहेगा और इसी पर नजरें बार बार जाएंगी क्योंकि बाजार बंद होने के साथ ही वो नतीजे आएंगे। अच्छा, एक तो और ट्रेड्स जो अच्छे जमे हैं और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। मानस इंडिया मार्ट, आपको याद होगा, ये रेडार पर एक बार फिर आया और अच्छे वॉल्यूम्स पर ये तेजी बनी है। करीब 9% की ओआई एडिशन देखने को मिला है। क्या यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम पिकअप होता हुआ दिखाई देगा? ऐसी ही तस्वीर कुछ दिन पहले इन्फो एज में देखने को मिली थी। तो देखिए, इंडिया मार्ट अब कोशिश कर रहा है, मेरे ख्याल से दिसंबर 2023 में भी 2910 के आसपास के हाइस बने थे। उसके बाद मई 24 में भी 2910 के आसपास के हाइस बने थे। इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रीच किया है। उस हिसाब से देखेंगे तो 3100 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस 2820 के नीचे रहेंगे। 100 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 200 रुपए तक का रिवॉर्ड मिल सकता है स्टॉक में। जी, इंडिया मार्ट और 2921 पे करीब करीब अभी 2% ऊपर कारोबार करता हुआ। और देखिए वो जो अनुज जिस इन्फोसिस की कैंडल का जिक्र कर रहे थे, उसका एक इम्पैक्ट निफ्टी इंट्राडे हाई से लगभग 45 पॉइंट रिट्रेस हुआ। और निफ्टी आईटी जो कि करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि एक बड़ा मूव लेके ऑलमोस्ट 40,000 की ट्रेजेक्ट्री पे खड़ा था, 40,100 पे स्लाइड होके करीब करीब 40,060 से 39,800 तक हो गया है। सडन आई थिंक यहाँ पे एक फॉल आया है। बट मैं थोड़े से यहाँ पे और एक दो स्टॉक्स कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद थोड़े वीक स्टॉक्स को भी पिक करेंगे। आज जरा एक बार आप लेके आइएगा एक्सिस बैंक। आई मीन बैंकिंग स्पेस में निफ्टी बैंक, मतलब इतनी देर तक अगर 52,600-700 की ट्रेजेक्टरी में खड़ा रहा तो उसके कंट्रीब्यूटर्स बहुत हैं। बट लेट्स टेक एक्सिस बैंक, मेरे ख्याल से अपने करियर के सेकंड बेस्ट लेवल पे क्लोज होगा अगर इस लेवल पे भी क्लोज आता है तो। एक बार सुदीप एक्सिस पे अपनी राय रखिएगा। आज अच्छा ट्रेड दिया इसने, लोअर लेवल से पुल बैक दिया, फिर क्रैक हुआ, फिर पुल बैक दिया 13 पे। एक बार जरा इसका ओआई एडिशन भी रखिएगा। बैंकों में आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है इस वक्त, और अभी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, अगर हम एक्सिस बैंक और बैंक निफ्टी को साथ में रख के देखें एक बार, तो पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में वर्चुअली कोई ट्रेड नहीं बन रहा है और एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में बैंक निफ्टी चल रहा है। पर कंपैरेटिवली एक्सिस बैंक ज्यादा स्ट्रांग है। एक्सिस बैंक अपने हाई से मेरे ख्याल से सिर्फ 15-20 रुपए दूर है, अब 20-25 रुपए दूर है। बट यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़िया दिख रही है हमें निफ्टी के मुकाबले। अगर हम बैंक निफ्टी के मुकाबले और निफ्टी के मुकाबले देखें तो मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक में एक बढ़िया स्ट्रेंथ है। और आप वीकली चार्ट अगर इसका हम देखते हैं तो पिछले 6 वीक से अब राइजिंग बॉटम्स बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है हर एक लेवल पे, हर एक डिप पे यहाँ पे बाइंग आ रही है और स्ट्रेंथ और ही बढ़ रही है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक को ये मौजूदा भाव से भी लिया जा सकता है। यदि बैंक निफ्टी को यहाँ से चलना है आईटी के बाद, अगर सेक्टर रोटेशन होता है और बैंक निफ्टी को चलना है, तो एक्सिस बैंक लीडर रहेगा यहाँ पे। 1290 के स्टॉप लॉस से 1340 1360 के टारगेट्स एक्सिस बैंक में आ सकते हैं। और एक्सिस बैंक के अलावा मुझे लग रहा है कि अगर पैकिंग ऑर्डर में अगर देखें तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक एक ऑब्वियस चॉइस रहेगी एक्सिस बैंक के बाद, और बाद में एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। तो मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की 2 चॉइसेस रहेगी बैंक निफ्टी को यहाँ से 53,000 के पार लेके जाने के लिए। ओके, चलिए अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं। और कल नतीजों के लिहाज से बहुत ही बड़ा दिन है। कल निफ्टी की 5 कंपनियों के नंबर आएंगे। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस के नंबर्स कल पोस्ट मार्केट आस आएंगे, उसको हम कल बात करेंगे उसकी। उसके अलावा अल्ट्राटेक, विप्रो, जेएसडब्ल्यू स्टील और बीपीसीएल के नंबर्स आएंगे। साथ ही एफएनओ के भी 5 कंपनियों का के नंबर्स का इंतजार रहेगा। लेकिन इंडेक्स की कंपनियों की बात करते हैं पहले। आशीष के पास चलते हैं। और आशीष का गुड आफ्टरनून, कहाँ से शुरुआत करें? सारे क्विकली रन थ्रू करा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग आईटी की चर्चा कर रहे थे, तो पहले एक काम करा जाए, विप्रो आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। जहां तक विप्रो के एक्सपेक्टेशंस की बात है, फीका सा परफॉर्मेंस होगा। डॉलर आय में 0.3% क्यू ऑन क्यू गिरावट,
कांस्टेंट करेंसी में स्टेबल यानी कि फ्लैट परफॉर्मेंस होगा। ये बेहतर होगा क्योंकि इस कंपनी ने गाइड ही कर रखा था 1.5% नेगेटिव से 0.5% पॉजिटिव के बीच में ये क्वार्टर की ग्रोथ परफॉर्मेंस आएगी क्यू ऑन क्यू कांस्टेंट करेंसी, और हम मान रहे हैं 0%। तो इस बैंड के हायर एंड के आसपास ही विप्रो डिलीवर करेगा, पर अपने आप में ठंडा परफॉर्मेंस। मार्जिन्स 30 बेसिस पॉइंट्स के आसपास इंप्रूव हो रहे होंगे क्योंकि जो कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं या फिर यूटिलाइजेशन जो बढ़ रहा है उसका फायदा मिल रहा होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है गाइडेंस। अगले क्वार्टर के लिए ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही हैं शायद ये कंपनी फिर से फ्लैट से 2% ग्रोथ की, यानी कि 0 से 2% कांस्टेंट करेंसी में क्यू ऑन क्यू ग्रोथ की बात सामने रख सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है? कंसल्टिंग बिजनेस इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विप्रो के लिए। तो खास जनरल कमेंट्री आउटलुक को लेकर और खासतौर पर कंसल्टिंग को लेकर लार्ज डील की पाइपलाइन कैसी और डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का एनवायरमेंट कैसा है। जहां तक अल्ट्राटेक सीमेंट्स की बात है, ये इसकी हाईलाइट ये है कि देश भर में प्रेजेंस है, तो रीजनल कोई दिक्कतें आती है तो उससे उभर पाती है कंपनी आसानी से। आय एक्सपेक्टेड है साल दर साल इसमें 0.25% का उछाल। अब इसमें अलग अलग माहौल है। वॉल्यूम साल दर साल जरूर 5 से 6% बढ़ रहे होंगे, पर क्यू ऑन क्यू 9 से 10% गिर रहे होंगे क्योंकि सीजनैलिटी एट प्ले होगा। ऊपर से इस क्वार्टर में इंपैक्ट आया था, वो जो इलेक्शन रिलेटेड स्लो डाउन आया था वो वॉल्यूम्स पे वे कर रहा था। दूसरी तरफ रियलाइजेशंस 4% साल दर साल और 2% क्यू ऑन क्यू गिर रहे होंगे क्योंकि प्राइस कट्स लिए गए थे, प्राइसिंग ट्रेंड्स वीक थे। खैर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% बढ़ेगा, मार्जिन्स करीब 120 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट दिखाएंगे और मुनाफा 2% के आसपास इजाफा देखने को मिलेगा। नजर कहां रहेगी? डिमांड रिवाइवल कोर मार्केट्स में प्राइसिंग के ट्रेंड्स कैसे हैं, और इसके केस में तो इसके केपेक्स प्लान्स को रिलेटेड अपडेट्स बाजार हमेशा पैनी नजर रखता है। तीसरा, बीपीसीएल। अच्छा, अर्निंग्स में दिक्कत आएगी क्योंकि जीआरएम्स क्यू ऑन क्यू गिरे हुए हैं। पिछली बार $12.5 पर बैरल वाले इस बार $6.25 पर बैरल पे हैं क्यू ऑन क्यू, और मार्केटिंग सेगमेंट में मार्जिन्स कमजोर थे। वो सारा इंपैक्ट पर्कुलेट होगा फाइनेंशियल्स में। क्यू ऑन क्यू देखते हैं इनको। आय 13% क्यू ऑन क्यू गिरेगी, इबिटा 33% गिरेगा, 8% के मार्जिन्स करीब 6% पे पहुंच जाएंगे और मुनाफा 22% का डिक्लाइन दिखाएगा। यहां पे भी केपेक्स पे नजर है, बीना रिफाइनरी का एक्सपेंशन प्लान और जो नया पेट्रोकेमिकल प्लांट खड़ा कर रहे थे उससे रिलेटेड अपडेट्स। चौथा, रडार पे रखिएगा जेएसडब्ल्यू स्टील को। यहां पे एक्सपेक्टेड है आय 1% साल दर साल गिरेगी। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज लार्जली स्टेबल होंगे, जो मैं कह रहा हूं 1% के आसपास गिरावट। हायर वॉल्यूम्स यहां पे मिलेंगे पर रियलाइजेशंस कमजोर होंगे। ये ज्यादातर इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना है। आपको वॉल्यूम्स बेहतर मिल रहे हैं लेकिन रियलाइजेशंस नहीं मिल रहे। एशियन पेंट्स में भी आपने यही देखा था होते हुए। इबिटा 20% गिरेगा, मार्जिन 13.5% के आसपास आएंगे। क्यों गिरेगा इस तरह से इबिटा? क्योंकि हायर आयरन और कॉस्ट जो है वो फाइनेंशियल्स पे, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे वे कर रहे होंगे और इसलिए एडजस्टेड मुनाफा एक डीप कट दिखा रहा होगा। ओके, बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर। आशीष, शुक्रिया ये सारे नंबर्स रेडार पर रखने के लिए। अल्ट्राटेक की बात कर लेते हैं पहले इनमें से एक बार। आशीष चतुर्मोता, अल्ट्राटेक क्योंकि एक स्टॉक जिसने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है सीमेंट पैक को, अब यहाँ क्या व्यू बनेगा? नहीं, तो सीमेंट पे तो हम काफी एक पॉजिटिव है। ऑब्वियसली मॉनसून सीजन की वजह से हो सकता है थोड़ा सा आपको डिस्पैचेस में नंबर कम दिखे, बट ओवरऑल जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो काफी स्ट्रांग है। और जिस तरह से इस पूरी इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रहा है, हमें लगता है उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी लार्ज कैप सीमेंट प्लेयर्स रहेंगे, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, अंबुजा हो, एसीसी जैसे स्टॉक हो। इनके अंदर एक बड़ा एडवांटेज रहेगा। तो कोई भी डिप हो, मैं समझता हूँ ये स्टॉक्स एक बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे और हमें इनमें एक अच्छी अपसाइड नजर आती है। तो अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी ये तीनों एक प्रेफर्ड बेट रहेंगे पूरे सीमेंट स्पेस के अंदर में। चलिए, अब प्रशांत सावंत को भी जोड़ लेते हैं शो में। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी, मुझे भारतीय एयरटेल काफी अच्छा लग रहा है। डे हाई पे सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम पिकअप हो सकता है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1468, 1470 के नीचे जो टारगेट होगा वो मुझे लग रहा है 1510 से लेके 1515, 1510, 1515। ओके, भारतीय एयरटेल
पूरा अगर आप देखें ज़माना इस वक्त भारतीय एयरटेल का दिमाना है। स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें यहाँ पे बाय कॉल्स हैं, अभी भी अगर आप देखें कुछ देर पहले इस पर बाय कॉल आया था। अच्छा, मीनवाइल एक बार जरा आप लेके आइएगा ग्लेनमार्क, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। करीब करीब 1220 पर डे हाई पर मूव दे रहा है क्या? नो, नॉट एग्जैक्टली। फिर लेके आइए आप चोला को, और चोला की 1420 की कॉल ऑप्शन को भी। मानस, मैं थोड़ी देर से इस स्टॉक पे डिस्कशन करना चाह रहा था। चोला पे आपका टेक क्या है? 1420 से लेकर इसकी सारी ऊपर की स्ट्राइक्स इस वक्त काफ़ी एक्टिव हैं, बट आई थिंक मैं ऑप्शंस का जिक्र मानस इसलिए कर रहा था ना क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है और सितंबर 2015 के हाईस को पार करने के बाद भी बड़ा मूव दे चुका है। बट ये क्या स्टिल अभी भी चेज करने का स्कोप रखता है क्या चोला? जी, तो बिल्कुल चेस करना चाहिए क्योंकि आई थिंक ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट चार्ट पे दिख रहा है और यहाँ से भी शायद 70-80 रुपए का मूव आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन में ट्रेड लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चोला का जो 1460 का कॉल ऑप्शन है 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में, लेकिन शायद 70 से 75 रुपए तक के भाव आपको चोला के 1460 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चोला का 1460 का कॉल ऑप्शन ये आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, अब 23rd को बजट आने वाला है और ब्रोकरेजेस ने काफ़ी ओपिनियन दिए हैं। आनंद राठी ने एक आज इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली, यतिन से जानते हैं कि क्या है उस रिपोर्ट में। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और काफ़ी सारे बजट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। आज आनंद राठी के बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट क्या कहती है बजट पे। सबसे पहले उनको लगता है कि जो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा रहेगा FY25 के लिए वो लगभग 5% के आसपास होना चाहिए। RBI का स्पेशल डिविडेंड हर ब्रोकरेज बोल रहा है और इसी तरीके से आनंद राठी भी बोल रहे हैं कि यहाँ आपको एक कुशन मिलता हुआ नज़र पड़ेगा। जहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजम्पशन सेक्टर्स का सवाल है, रूरल इकोनॉमी का सवाल है, गवर्नमेंट का क्लियर फोकस यहाँ दिखने वाला है, ऐसा इस स्ट्रैटेजी रिपोर्ट का कहना है। और किसी भी प्रकार का पॉपुलिस्ट बजट एक्सपेक्ट नहीं कीजिए, आपकी भूल होगी है, ऐसा आनंद राठी की रिपोर्ट का कहना है। और अगर हम स्पेसिफिकली बातें करें तो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होना चाहिए और रूरल एग्रो सेक्टर को खास करके एक सपोर्ट और उसको बेहतरीन तरीके से रिवाइव करने की कोशिश सरकार कर सकती है। जहाँ तक कि नौकरियों का सवाल है, कोई बड़े अनाउंसमेंट्स ना एक्सपेक्ट कीजिए, लेकिन हाँ, मनरेगा नरेगा के जो आउटलेज हैं ये बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, कंज्यूमर सेक्टर्स जो हैं वो मेन बेनिफिशियरी रहेंगे बजट के। और उनके स्टॉक कॉल्स की बात करें तो उनको ऑटो में TVS मोटर्स और अशोक लेलैंड पसंद है। जहाँ तक कि कैपिटल गुड्स का सवाल है, ABB, सीमेंस, क्यूमिंस जैसे स्टॉक्स उनकी टॉप पिक रेडार पे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अंबर एंटरप्राइजेस, फिनोलेक्स केबल्स, सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट, सागर सीमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मिड कैप्स है जो इनको सबसे ज़्यादा पसंद है उनमें NCC, PNC इंफ्रा और HG इंफ्रा जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की वजह से कुछ स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे। 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको, फिर शुरुआत करेंगे। शिल्पा जी आपके पास आएंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, मानस के पास जाएंगे फिर FNO सुपरस्टार ट्रेड के लिए, प्रशांत जी चार्ट का चमत्कार तैयार करिए, और आशीष चतुर्वेदी आपके पास आ रहे हैं मिड कैप फंडा के लिए। तो ये चारों के चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में। और शिल्पा जी, चलिए आपसे शुरुआत करता हूँ, सस्ता ऑप्शन। जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन मेरा रहेगा ICICI GI में। ICICI GI मुझे लगता है 1900 के ऊपर अभी आया है वापस। इसमें ये एक ब्रेकआउट है जहाँ पे ये आपको बहुत ही क्विकली 1960 से लेकर 2000 तक के भी लेवल्स क्विकली दिखा सकता है। तो एट द मनी ऑप्शन हम 1900 का ही कॉल ऑप्शन ले सकते हैं जो रफली अभी 55 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 35 का, और ये व्यू सही जाता है तो ये इजीली आपको टुवर्ड्स 80 से लेकर 95 के बीच में भी ट्रेड करते हुए दिख सकता है। ICICI प्रू लाइफ या ICICI GI जिसका सिंबल ICICI लोम्बार्ड, प्रू लाइफ नहीं सॉरी लोम्बार्ड, मैं गलत बोल गया था, ICICI लोम्बार्ड या ICICI GI जिसका सिंबल है, यहाँ पर आप बाय करिए एट द मनी कॉल ऑप्शन 1900 का। शिल्पा जी की तरफ से ये हो गई ट्रेड। मानस, आपका FNO सुपरस्टार। देखिए, FNO सुपरस्टार के लिए बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिख रहा है, कंसोलिडेशन काफी बड़ा था और वॉल्यूम्स के साथ आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 1629 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1690 के टारगेट सेट करेंगे बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में। ऑप्शन में आप 1660 का कॉल ऑप्शन जो 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 14 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और 35 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, बजाज फिनसर्व और 1660 का स्ट्राइक, 2170 पे ये भी आपके पास विकल्प है। तीसरा ट्रेड पिक करते हैं, प्रशांत जी के सौजन्य से आएगा, वो है चार्ट का चमत्कार। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं?
यहाँ पे अगर हम एमसीएक्स को देखें तो एक काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद 2-3 बार ब्रेकआउट की कोशिश करने के बाद आज ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ थोड़ा प्रीएम्प्ट करके इसको लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 3960 स्पॉट के नीचे, 3960 के नीचे, टारगेट होगा 4150, 4150। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका M6 4032 पे, और आई थिंक मैं इसको भी रीड ही कर रहा था। क्या शार्प और क्लियर आई थिंक आपने एक ट्रेड पिक किया है। मैं इसके ऑप्शंस को रीड नहीं कर पाया क्योंकि स्ट्राइक्स अगर आप देखें विजिबल ही नहीं थी, बट अच्छा करता है, बहुत अच्छी स्पॉटिंग है ये। आप चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आज का मिड कैप फंड आप? तो मैं आईटी कंपनी में बिरला सॉफ्ट के साथ जाना चाहूंगा, और एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी हमने इसको जगह दी है। मुझे लगता है कि एक तो जो प्राइस करेक्शन वो काफी हुआ था स्टॉक में, ऑलमोस्ट 900 रुपए से स्टॉक करेक्ट होके 600-620 पे बहुत अच्छा स्टॉक ने बेस बनाया, और अब हमें लगता है कि बहुत ही डिसाइसिव यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है। और ये ब्रेकआउट आ रहा है तब जब हम देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी में काफी एक स्ट्रॉन्ग अब हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। बिरला सॉफ्ट हमारी चॉइस इसलिए भी है कि डेटा एनालिटिक्स में कंपनी करीब करीब 26% रेवेन्यू करती है, ऑलमोस्ट डिजिटल और क्लाउड 34% है। तो ये जो दो बिजनेसेस है इनमें काफी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस। और साथ ही साथ हमें लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट एज कम्पेयर टू जो पीयर्स है वो काफी अच्छी बिरला सॉफ्ट के अंदर में बनी हुई है। साथ ही साथ हमें एक और चीज जो बहुत ही पसंद आई वो फाइनेंशियल ईयर 23 की इनकी जो न्यू डील विंस थी वो क्लोज टू $500 मिलियन की थी, और ये एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डील विंस इस कंपनी ने, मिड कैप आईटी कंपनी ने देखी जब हम आईटी के अंदर में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का फेज देख रहे थे। तो ऑल इन ऑल पूरे मिड कैप आईटी के अंदर में आफ्टर ओरेकल फाइनेंस जो दूसरा स्टॉक हमें काफी पसंद आ रहा है वो है बिरला सॉफ्ट, और इन दोनों ही स्टॉक में हमारे पोर्टफोलियो में हमने इनको जगह दी हुई है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, रिकैप करते हैं फटाफट। सबसे पहले शिल्पा जी ने सस्ता ऑप्शन में लिया ICICI GI, इसका एक एट द मनी कॉल ऑप्शन 1900 का, 35 के स्टॉप लॉस, 80 और 90 के टारगेट रहेंगे यहाँ पर। मानस के पिक है बजाज फिनसर्व फ्यूचर्स में 1629 के स्टॉप, 1690 के टारगेट के साथ। उसके बाद चार्ट का चमत्कार में प्रशांत जी ने MCX पिक किया और आशीष चतुर्मोता ने पिक किया बिरला सॉफ्ट। बात आईटी की हो रही है तो आईटी के मैनेजमेंट से बात करते हैं। LTI माइंडट्री के नंबर्स अच्छे रहे, कंपनी का डॉलर रेवेन्यू 2.5% बढ़ा, मुनाफे में 3% की ग्रोथ रही, मार्जिन में भी सुधार रहा। LTI माइंडट्री के CFO विपुल चंद्रा हमारे साथ जुड़े हैं। विपुल जी, गुड आफ्टरनून। आपने कहा था Q4 में कि अच्छा प्रदर्शन रहेगा Q1 में, कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ भी आपकी अच्छी रही। क्या डिमांड एनवायरनमेंट सुधर रहा है और क्या आप कॉन्फिडेंट हैं इस पूरे साल के लिए? थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन द प्रोग्राम। यस, हम लोगों ने Q4 के टाइम पे कॉन्फिडेंटली बोला था कि देयर विल बी अ बाउंस बैक, एंड उसके साइन हमारे को तभी भी दिख रहे थे थोड़ा मार्च से ही, इसीलिए हम लोग इतना कॉन्फिडेंट थे। अभी भी हम लोगों ने ये भी कल कहा है कि Q2 में भी ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। उसके आगे अभी हम लोग इसको एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, दो लगता यही है कि शायद कंटिन्यू करे मोमेंटम। अभी एक और चीज है कि हमारा डिमांड एनवायरनमेंट के बारे में हमने बताया है कल लोगों को कि डिमांड सिचुएशन अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था एनवायरनमेंट ओवरऑल, पर अब थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन डील्स वापस आ रही हैं। कस्टमर्स का मेन फोकस अभी भी कॉस्ट टेकआउट डील्स के ऊपर ज्यादा है, पर उससे जो सेविंग्स आ रही हैं उनको वो वापस ट्रांसफॉर्मेशन डील्स में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, एंड वहीं से हमारा ग्रोथ आ रहा है। तो उसी पर अगर कुछ और डिटेल्स दे सके, जब आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन डील्स वापस आ रही हैं, क्या साइज एंड डील्स का, किस तरह की पाइपलाइन देखने को मिल रही है आने वाले समय में? डील पाइपलाइन का एक्टिविटी अभी भी वैसा ही चल रहा है जैसा लास्ट ईयर भी था। सो डील पाइपलाइन एक्टिविटी अभी भी स्ट्रांग है, हम लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आगे भी डील विंस ऐसे आते रहेंगे। पर एक और डिफरेंस जो आ रहा है वो ये है कि जो डील्स चल रही हैं उनमें रैंप अप अभी ज्यादा तेजी से चल रहा है। सो जो कस्टमर ट्रांसफॉर्मेटिव डील्स, जो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स अपना टेकअप कर रहे हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि वो एक सेपरेट डील की तरह से उसको बिड आउट करें, वो एग्जिस्टिंग डील्स के काम में भी एक्स्ट्रा काम एडअप होता रहता है, सो वहां से भी ग्रोथ आता है। सो दोनों चीजें मिला के हमारे को ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि Q2 का मोमेंटम अच्छा रहेगा।
मिस्टर चंद्रा, इस बार इस नंबर्स में BFSI क्लियरली आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल नज़र आ रहा है, जिसमें आपने खुद ही अपनी कमेंट्री में कहा कि जो क्लाइंट स्पेंडिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या ऐसे ही कुछ आप संकेत, कुछ अगर आप इंडिकेशंस जो हैं दूसरे सेक्टर्स में, दूसरे वर्टिकल्स में मिल रहे हैं आपको? तो आपने जैसा सही कहा कि BFSI में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। BFSI में लास्ट ईयर जो हमारे क्लाइंट्स थोड़ा पॉज मोड में चले गए थे, वो अब वापस स्पेंड करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। एटलीस्ट जो मेन प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें दे आर नॉट लुकिंग टू डिले एनी लॉन्गर। सो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस है अभी लोगों का। जो सेविंग्स उनका वहां दूसरी तरफ से आ रहा है कॉस्ट टेकआउट और वेंडर कंसोलिडेशन डील्स में से, उन सेविंग्स को वो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज BFSI में हमारे को बहुत सारे कस्टमर्स में देखने को मिल रही है। यही चीज हमारे को अपना टेक्नोलॉजी, मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी कस्टमर्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री साइड पे भी एक्टिविटी थोड़ा बढ़ती हुई दिख रही है। इन तीनों सेक्टर्स में जो एक्टिविटी है उसी से कॉन्फिडेंस है कि Q2 भी अच्छा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। आपके मार्जिन्स 15% पर हैं, इसमें हल्की बढ़त दिखी। ये आगे कितने बेहतर होंगे, क्योंकि कुछ ब्रोकरेजेस को चिंता है कि शायद ये ना बढ़े। हम लोगों को तो यही लगता है कि मार्जिन यहाँ से ऊपर ग्रो करेंगे, और उसका रीजन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा फोकस पूरी तरह से मार्जिन्स को इम्प्रूव करने पे भी है, पर एट द सेम टाइम हम लोग ये भी नहीं कर रहे हैं कि हम किसी भी कॉस्ट में मार्जिन को इम्प्रूव करेंगे। ग्रोथ हैज टू बी प्रायोरिटाइज्ड, ग्रोथ विल बी अ फोकस एरिया। इसी वजह से हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारा जो मार्जिन टारगेट है वो शायद कुछ क्वार्टर्स डिले हो सकता है, लेकिन डायरेक्शनली हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपसे फाइनली ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि ग्रोथ लौटती दिखाई दे रही है, फिर क्या आपकी हायरिंग में भी पिकअप देखने को मिलेगा, और वेज हाइक के लिए आप लोग क्या प्लान करें, क्योंकि इस क्वार्टर में तो अनाउंस नहीं किया, क्या ये सेकंड क्वार्टर या फिर उसके बाद आ सकता है? सो हायरिंग का हमने जैसे कल बताया था कि हायरिंग पे हमारा पूरा फोकस है, बिकॉज यूटिलाइजेशन लेवल्स 88.3% पे पहुंच गए हैं, जो हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा हाई है। प्लस जो डिमांड मोमेंटम दिख रहा है उसको एड्रेस करने के लिए भी फ्रेश हायरिंग जरूरी है। सो हमने अपना हायरिंग फोकस बढ़ा रखा है ऑलरेडी। वी हैव ऑलरेडी गियर्ड अप फॉर दैट, एंड दिस क्वार्टर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग नेट बेसिस पे अपना हेडकाउंट में एडिशन करेंगे। वेज हाइक का जहां आपने सवाल पूछा था, उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। मोस्ट लाइकली Q3 में वेज हाइक हम लोग अनाउंस करेंगे, एंड उसके लिए भी हम लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग अभी वेज हाइक के बारे में डिस्कशन शुरू कर चुके हैं, और उसको हम शॉर्टली अनाउंस कर देंगे। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए विपुल जी। आपको ऑल द बेस्ट FY25 के लिए। मीनवाइल एक बार इन्फोसिस वापस इंटरडे लेकर आइए, और ये कई बार होता है, वो जो मो था वो एक सिर्फ किसी ने प्रॉफिट बुक किया, एग्जैक्ट VWAP पे आया स्टॉक, और वहाँ से फिर रिवर्सल, और अब फिर डे हाई के काफ़ी करीब 1762 पर आ गया। डे हाई 1765 का था, 1765 से कोलैप्स हुआ था, VWAP तक गया था 1743 पर, और 1743 से फिर 1761। तो मतलब क्लियरली लोअर लेवल पर बायर बैठे हैं, और इसके लिए ये स्टॉक्स इस तरीके से अब गिरने को तैयार है नहीं यहाँ पर। ये क्लियरली एक मोमेंटम यहाँ पर। चलिए अब एक काम करते हैं, बजट में सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं, तो बाज़ार भी काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या एक्सपेक्टेड है, क्या मार्केट की चाल रहेगी यहाँ से बजट तक, बजट के बाद, इन सब पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी से। वेलकम बैक। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। नवीन, गुड आफ्टरनून। नवीन, क्या व्यू बन रहा है मार्केट को लेकर बजट में जाते हुए? मार्केट काफ़ी शानदार मोमेंटम है इस समय। बिल्कुल, मार्केट का मोमेंटम तो काफी दिनों से बना हुआ है, और जब भी हमने देखा है कि कोई शॉर्ट टर्म करेक्शन आ रहा है तो वो करेक्शन बहुत ही जल्दी बाय आउट भी हो रहा है।
क्योंकि इसके दो कारण है। एक तो लिक्विडिटी अभी भी काफी स्ट्रांग है इंस्टीट्यूशंस के पास, तो उसके वजह से मार्केट में बाइंग भी बहुत तेजी से आती है। एंड जब भी करेक्शन आ रहे हैं तो बाय ऑन डिप्स जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, तो मार्केट का मोमेंटम बरकरार है। अभी जहां तक बजट का सवाल है, मुझे लगता है कि मार्केट का फोकस रहेगा दो तीन चीजों पर। मुझे लगता है कि अगर बजट नॉन इवेंट होता है, अगर कोई मेजर टिंकरिंग नहीं होती है, तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, बॉन्ड यील्ड्स रेंज में रहेंगे, तो उस हिसाब से मार्केट पॉजिटिवली लेगा। लेकिन अगर कोई चेंजेस आते हैं जैसे बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, तो मार्जिनल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा फोकस रहेगा ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के ऊपर कि ये बजट ये टर्म का फर्स्ट बजट है, तो उस हिसाब से क्या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन गवर्नमेंट देती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इन दो पहलू पे मार्केट का काफी फोकस रहेगा बजट के ऊपर। नवीन जी, हम बात तो हालांकि यहाँ पे बजट पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली इलेक्शन वर्डिक्ट से लेकर बजट तक के इस आई थिंक पूरे टेन्योर को, इस समय अवधि को बाजार को संभालने में और थ्रस्ट जनरेट करने में किसी इंडेक्स का सहायता मिली तो वह है निफ्टी आईटी। फॉर इंस्टेंस, उस दिन का लो था इस इंडेक्स का करीब 32,300, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 40,000, यानी करीब 7700 अंकों का स्विंग। टीसीएस के नंबर्स, आज हम एलटीआई के नंबर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई थिंक इनके कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बीएफएसआई इज डूइंग वेल, मार्जिन्स इंप्रूवमेंट। अभी मैनेजमेंट एग्जैक्टली एक सैलरी हाइक के बारे में बात कर रही थी। आईटी जो कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेटर होल्ड करता है चार्टिकली प्राइस वाइज, आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? यहाँ पे कौन कौन सी पॉकेट्स आपको कंफर्टेबल लग रही है चीज करने लायक? जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है, ये सेक्टर का कॉल हमारा इतना ठीक नहीं रहा है एज फार एज हमारे फंड का रहा है। तो हमारा अलोकेशन आईटी सेक्टर में अंडरवेट रहा है, और जहाँ तक हम देख रहे थे कि आईटी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, और वो काफी पॉजिटिव सरप्राइज कर चुका है। जहाँ तक ये क्वार्टर के नंबर आए हैं, उस क्वार्टर में मार्जिनल सरप्राइज आया है। इसके अलावा जो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो आउटलुक दिख रहा है वो ये साल का वो बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो उस हिसाब से आईटी सेक्टर में मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम जो आया है ये थोड़ा बरकरार रहेगा। ये बताना मुश्किल है कि यहाँ से कितना अपस्विंग पॉसिबल है, लेकिन ये मान सकते हैं कि और एक 10% अपमूव आईटी सेक्टर में बन सकता है इन द शॉर्ट टर्म, कंसिडरिंग कि अभी जैसे आईटी सेक्टर के नतीजे आएंगे, इन्फोसिस और परसिस्टेंट, ये दोनों के नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। अगर नतीजे उस हिसाब से आते हैं और गाइडेंस लार्जली थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि और एक 10% का रैली ये सेक्टर में आने की बहुत हाई चांस है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक आईटी पर पर्सपेक्टिव स्पीच। टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स आ गए हैं, मुनाफा फ्लैट ही है, 322 करोड़ से बढ़कर 333 करोड़ के आसपास ये फिगर आता हुआ दिखाई दिया है, तो ज़्यादा कुछ वहाँ पर बदलाव नहीं। ये इनफैक्ट देखना होगा कि इनके डेटा रेवेन्यू में कुछ इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर देखने को मिला है या नहीं, या फिर एक और वहाँ पर स्थिरता या फिर हल्कापन ही देखा गया है। ये फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा, आय घटी है 5,692 करोड़ से घटकर करीब 5,633 करोड़ के आसपास ये फिगर आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट टेलीकॉम काउंटर्स पर नवीन मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि पोस्ट इलेक्शंस वो टैरिफ हाइक आ गया। अब ऑफ कोर्स वो स्पेक्ट्रम नीलामी के अपडेट्स हमने देखे थे, और जहां पर जरूरत है वहीं पर कंपनियों ने बिड किया है। ये एक बहुत बड़ा होप ट्रेड बना हुआ था और थोड़ा सा प्ले आउट भी हुआ है। अब यहाँ से आगे किस तरह का और एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्या डिलीवर कर सकती है कंपनियां इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी, स्पेशली भारती और भारतीय हेक्साकॉम? जहाँ तक टेलीकॉम सेक्टर का सवाल है, आप ये देखेंगे तो ये सेक्टर काफी कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर है। यहाँ पे 2 से 3 प्लेयर ही मौजूद हैं। ओवरऑल सेक्टर में अगर आप देखेंगे नेक्स्ट 2-3 साल के हिसाब से टैरिफ हाइक आते रहेंगे। टैरिफ हाइक थोड़े से स्टेप फंक्शन टाइप होते हैं, 1 साल 1.5 साल तक कोई मेजर टैरिफ हाइक आता नहीं है, फिर उसके बाद फिर 15-20% का टैरिफ हाइक आ जाता है, जो 2 साल के लिए जो टैरिफ हाइक नहीं आया उसके लिए मेकअप कर जाता है।
तो ओवरऑल ये सेक्टर जो यहाँ से ग्रो करेगा वो आरपू इंप्रूवमेंट के बेसिस पे ही ग्रो करेगा। सब्सक्राइबर एडिशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, सब्सक्राइबर एडिशन उसी हिसाब से बढ़ेगा जिस हिसाब से मार्केट में जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है एंड जो लोगों का डेमोग्राफिक चेंज जो आ रहा है, क्योंकि इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर का पेनिट्रेशन काफी हाई है। तो ये कंपाउंडिंग स्टोरी है टेलीकॉम सेक्टर, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 से 15% का अर्निंग्स कंपाउंड करेगा। लेकिन इंप्रूवमेंट ये होगा कि इनके जो सेक्टर का जो रिटर्न रेशियोज है, जैसे भारती का रिटर्न रेशियोज लगभग 10% के करीब आरओई है, ये एक्सपांड होते हुए दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर बिटवीन 17 to 20% आरओई पे सेटल होगा करीब करीब 2 से 3 साल पे। ओके अच्छा नवीन जी, और मतलब जिन पॉकेट्स की इस बार बजट से काफ़ी सेंसिटिविटी है वो है आई थिंक ब्रोकरेज स्टॉक्स, एएमसीज और आई थिंक सीडीएस डिपॉजिटरीज की बात मैं कर रहा हूँ। अगर स्पेशली डेरिवेटिव ट्रेडिंग को डिमोरलाइज करने के लिए कोई भी स्टेप इस बजट में आता है तो आप लोगों का व्यू क्या होगा इस वक्त, और स्पेशली ऐसे में थोड़ा सा अपना जो एम्फेसाइज है, अपना जो झुकाव है वो आप एएमसीज पे या फिर डिपॉजिट्स पे बढ़ाएंगे क्या? जहां तक अभी इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ब्रोकरेज कंपनीज है, दूसरे एएमसी कंपनीज है, राइट। जहां तक ब्रोकरेज कंपनीज का सवाल है, ब्रोकरेज कंपनीज का जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो मार्केट वॉल्यूम और ट्रेडिंग पे डिपेंड करता है, और दूसरे इसके अलावा जो मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज, मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज और बाकी सब एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है, राइट। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज और मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज है उसके लिए तो काफी राइप है अभी भी। तो उस हिसाब से जो ब्रोकरेजेस ये सब एस्पेक्ट्स में डील करते हैं उनका रेवेन्यू ग्रोथ ठीक रहेगा। जहां तक डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का सवाल है तो वहां पे मेजर जो प्लेयर्स है वो डिस्काउंट ब्रोकर्स ही है। तो उस हिसाब से उनका इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम घट सकते हैं। लेकिन हमने ओवरऑल देखा है कि लास्ट 4 से 5 साल में गवर्नमेंट के काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स आए हैं टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर्स, स्पेशली इन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। वहां पे जैसे मार्जिन का लिमिट्स बढ़ाया गया है, इसके अलावा भी काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन ब्रोकिंग वॉल्यूम्स ओवरऑल बढ़ते रहे हैं। तो उस हिसाब से ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ये कहाँ जाके रुकेगा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि नंबर ऑफ जो ट्रेडर्स है जो डेरिवेटिव्स मार्केट में जो मनी लूज करते हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से कोई ना कोई चेंजेस जरूर आते रह सकते हैं टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। लेकिन ब्रोकिंग कंपनीज का जहां तक सवाल है उनका ग्रोथ रेट मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। इसके अलावा अगर एएमसी कंपनीज का हम देखेंगे तो इस साल एएमसी कंपनीज के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। काफी कंपनीज मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज भी कर सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर जो ओवरऑल ग्रोथ आया है मार्केट में और जो इन्फ्लोज आया है उसका पूरा बेनिफिट इस साल आएगा। उस हिसाब से आप देखेंगे तो मोर देन 20-25% ग्रोथ रेट इन अर्निंग्स और एएमसी कंपनीज मुझे लगता है कि काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। एंड एएमसी कंपनीज मुझे लगता है ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस में should be reporting one of the strongest numbers. HDFC AMC के नंबर्स अच्छे थे, एंजल वन के नंबर्स अच्छे थे, जियोजीत फाइनेंशियल के नंबर्स अच्छे थे, तो वहां पर एक रिफ्लेक्शन आ ही चुका है उस कॉन्फिडेंस का। बीएफएसआई स्पेस में बाकी जो एनबीएफसीज हैं, आप देखिए श्रीराम, बजाज फाइनेंस। श्रीराम एक परफॉर्मर रहा है, बीच बीच में इसने ब्रेक भी लिया, लेकिन बजाज फाइनेंस में अब क्या खरीदारी का मौका मिलेगा? इन एनीथिंग रिलेटेड टू द बजट जो आप शायद इस एनबीएफसी सेक्टर को जोड़कर देखना चाहें एंटिसिपेशन में? जहां तक बजट का सवाल है, बजट को हम बहुत सारे सेक्टर से जोड़ते हैं और बहुत बार उसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन मैं ओवरऑल यही बात करूंगा कि जहां तक बजट का सवाल है, बजट को हमको देखना चाहिए कि बजट में पब्लिक स्पेंडिंग और केपेक्स स्पेंडिंग के ऊपर मतलब कैसे फोकस रहेगा एंड टैक्स स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। मेरा क्लियर कट फोकस यही दो चीजों पे रहेगा। जहां तक बजाज फाइनेंस का सवाल है, बजाज फाइनेंस ये लेवल पे काफी दिनों से यही लेवल पे रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे वैल्यू एमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन टू अर्ली टू कॉल।
बट ये बोल सकते हैं कि कंपेयर टू लेट्स से 2 साल पहले जहाँ पे वैल्यूएशन बजाज फाइनेंस के बहुत महंगे थे और उस हिसाब से अभी वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल हुए हैं, तो उस हिसाब से बजाज फाइनेंस में वैल्यू इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा नवीन जी, इस बार एफएमसीजी में जो ब्रेथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम तक ये इंडेक्स जो कि ऑल टाइम हाई पे था, बट उस वक्त ब्रेथ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। आई मीन हार्डली वो कोलगेट, नेस्ले और मेरे ख्याल से टाटा कंज्यूमर और गोदरेज सीपी जो कि उसके 2 क्वार्टर्स बहुत अच्छे रहते, वहीं तक सीमित थी। बट इस बार ये स्प्रेड हर जगह हुई है। लुक एट आईटीसी एट 470 नाउ, क्लोजर टू ऑल टाइम हाई। डाबर, मैरिको, एचयूएल, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब कहाँ लग रहा है आपको एफएमसीजी में? जहां तक एफएमसीजी सेक्टर का सवाल है, यहाँ पे जहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी है और वैल्यूएशन थोड़ा सा रीजनेबल है, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा। जैसे कि आईटीसी का सवाल है, आईटीसी अगर हम देखेंगे, आईटीसी में वैल्यूएशन का कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कंसिडरिंग क्वालिटी ऑफ कंपनी और जो ग्रोथ प्रोवाइड करती है, तो उस हिसाब से आईटीसी इज डेफिनेटली अ गुड बेट। इसके अलावा जैसे रूरल प्लेस हो गए तो उस पर फोकस कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस रूरल इकोनॉमी पे रहेगा। और इसके अलावा जो हम स्टेट बजट्स भी देख रहे हैं, तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि स्पेंडिंग थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा ऑन द रूरल इकोनॉमी। और अगर हम इवन एशियन पेंट्स के नतीजे भी देखेंगे जो बहुत ग्रेट नहीं थे, लेकिन वहां पे भी ग्रोथ थोड़ा रूरल से आया, तो मुझे लग रहा है कि रूरल फोकस प्ले पर फोकस करना पे हमको फोकस करना चाहिए। आईटीसी ऑफ कोर्स इज अ स्टैंड आउट प्ले जिसके ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा डिफरेंट चलता है कंपेयर टू अदर एफएमसीजी कंपनीज, लेकिन अगर एफएमसीजी कंपनीज में हम देखें तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि रूरल प्लेस पे फोकस कर सकते हैं। डाबर कैन बी वन ऑफ द पिक्स दैट वन। ओके, अच्छा, अगेन आई मीन कमिंग बैक टू बजट थीम, नवीन जी, हेल्थ केयर में इस बजट में क्या है और इसका जो कोरिलेशन है? अब आप देखिए ना, सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो फार्मा में ऑलरेडी लीड ले चुके हैं, एक बहुत बड़ी लीड ले चुके हैं। मेरे ख्याल से लुपिन अभी क्लोजर टू इट्स आई थिंक ऑल टाइम हाई आ चुका है। हमने फार्मा को चलते हुए देखा, डायग्नोस्टिक एक अच्छी रिकवरी में है कंसिडरिंग आई थिंक कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस हुए हैं, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, टेस्ट पर पेशेंट बढ़ रहे हैं। और तीसरा पॉकेट था हॉस्पिटल स्टॉक्स में, ये एक बड़े वेल्थ क्रिएटर रहे हैं। इन तीनों में से ज़्यादा कंफर्टेबल आप किस पॉकेट को चेज करने में है, या फिर अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट जहां पर है आपको? जहां तक ओवरऑल अगर फार्मा और हेल्थ केयर एज अ सेक्टर देखेंगे हम, तो यहाँ पे कोर फार्मास्यूटिकल्स एज अ सेक्टर है जहाँ पे कंपनीज जहाँ पे है, जैसे औरोबिंदो है, लुपिन है, डॉक्टर रेड्डीज है, तो ये सारी कंपनी में मुझे लग रहा है कि इस साल ये क्वार्टर के अर्निंग्स ग्रोथ ठीक लग रहे हैं, नतीजे भी ठीक होने चाहिए। औरोबिंदो ने जैसे रिसेंटली बायबैक अनाउंस किया है एट 1470 ऑड रुपीज, तो वहां पे सब मुझे लग रहा है कि कंफर्ट है, साल अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पे रिटर्न्स बनने की अच्छी संभावना है। हेल्थ केयर जो सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे अलग एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं। बजट भी ऑफ कोर्स एक रोल प्ले करता है अगर वहां पे कोई चेंजेस आते हैं, लेकिन हेल्थ केयर एज अ सेक्टर ये लॉन्ग टर्म सेक्टर है, लेकिन यहाँ पे चैलेंज सिर्फ वैल्यूएशन का है और इसमें रीजन और ईच एंड एवरी हॉस्पिटल का प्ले देख के फोकस करना चाहिए रादर देन लुकिंग एट इट फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव। लेकिन मुझे आप पूछेंगे कि ओवरऑल वैल्यू कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है क्लासिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वहां पे मुझे लग रहा है कि वैल्यू अभी भी है, और इस साल मुझे लग रहा है कि रिटर्न्स अच्छे बनने की संभावना काफी ज्यादा है। नवीन जी, नॉर्मली जब बजट की बात आती है फोकस रहता है कैपेक्स पर, कितना एक्सपेंडिचर आउटले सरकार लेकर आएगी और कैपेक्स पर खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च आएगा। इस पूरे सेक्टर में क्या आप इंफ्रा कंपनियों पर बेट करना चाहेंगे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एंसिलरीज हम कहते हैं वहां से एक्सपोजर लेना बेहतर है, स्पेशली 2 days बिफोर द बजट? कैसे अप्रोच करें इस बजट को इस उम्मीद में कि इंफ्रा पर अच्छा खासा खर्च सरकार करेगी आगे? जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का सवाल है, जो ऑन द ग्राउंड टॉक्स भी कर रहे हैं और जो लोगों से बात भी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये जरूर समझ में आ रहा है कि इंफ्रा का फोकस गवर्नमेंट का बरकरार रहेगा। तो अभी कितना ज्यादा एडिशनल स्पेंडिंग आती है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट फोकस जरूर रहेगा ऑन इंफ्रा पे। तो अभी 2 तरीके हैं जहाँ पे इंफ्रा कंपनीज पे हम फोकस कर सकते हैं, दूसरी एंसिलरी कंपनीज पे भी हम फोकस कर सकते हैं। इंफ्रा कंपनीज का चैलेंजेस ये होते हैं कि
लेट्स से अपार्ट फ्रॉम लार्ज कंपनीज लाइक L&T, अगर हम स्मॉलर कंपनीज पे फोकस करें तो वहां पे सिक्लिकलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल कभी कभी इलोंगेट हो जाते हैं, तो उस हिसाब से चैलेंजेस आते हैं। लेकिन अगर हम एंसिलरी कंपनीज पे देखिए, अगर समझ लीजिए हम सीमेंट अगर हम खेल रहे हैं या सीमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इज अ प्ले ऑन इंफ्रा ऑल्सो एंड रियल एस्टेट ऑल्सो। इसके अलावा अगर देखेंगे सेक्टर में एक अलग तरीके का कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वहां पे कुछ ना कुछ प्लेस निकल के आ सकते हैं। तो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि एंसिलरी कंपनीज पे भी फोकस किया जा सकता है, बट इट विल वेरी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर कर सकते हैं। बट अगर इंफ्रा कंपनीज अगर मैं खेलना चाहूंगा तो इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो आई वुड फोकस ऑन लार्जर कंपनीज लाइक L&T रादर देन द स्मॉलर कंपनीज, जहाँ पे चैलेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल और रिसीवेबल्स का इशू आ सकता है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब टॉपिक्स पर हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल आगे बढ़ें इससे पहले एक तो चीज़ों पर बात करनी ज़रूरी है। एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेकर आई है। आज सुबह हर्षदा मैं थोड़ा सा वार्निंग दे रहा था 2 स्टॉक्स पर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मझगांव डॉक पर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यहाँ दोनों स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा क्रेजी वैल्यूएशंस हो गए, मतलब अनसस्टेनेबल। अब जो मर्जी कह लें, इशू क्या है कि फ्लोटिंग स्टॉक इतना कम है इन स्टॉक्स में, दोनों स्टॉक्स में, कि ये स्टॉक्स गिरते नहीं हैं। वो अलग रीज़न है, लेकिन कोई रीज़न नहीं है कि ये स्टॉक इन वैल्यूएशंस पर ट्रेड करें। मतलब इनको इसका एटलीस्ट 40% डिस्काउंट पर ट्रेड करना चाहिए। अब वो इसका मतलब ये नहीं कि 40% करेक्ट हो जाएंगे ये स्टॉक्स, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस स्ट्रेच हो गए हैं। एनीवे, एक काम करते हैं, अब कल की तैयारी करते हैं। डीलिंग रूम चेक करेंगे, BTST कॉल्स लेंगे और ऑफ कोर्स कल की स्ट्रैटेजी पर आएंगे। लेकिन पहले BTST कॉल से शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी क्या कैरी करें कल के लिए? शिल्पा जी शायद आप म्यूट पर हैं। ओके, सॉरी, मेरे टॉकबैक में दिक्कत है, प्लीज़ गो अहेड। मुझे लगता है इंडिया मार्ट पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया मार्ट में बहुत सारा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, स्टॉक कंटिन्यूसली अबव 2900 है। मुझे लगता है यहाँ से 3000 का लेवल आपको इस BTST भी देखते हुए मिलेगा। स्टॉप लॉस आप 2890 का रखिए इन फ्यूचर्स एंड लुक फॉर टारगेट्स टिल 3000। ओके, इंडिया मार्ट जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे 3000 का टारगेट। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए मेरा ट्रेड मन्नापुरम रहेगा। मन्नापुरम में अब ऐसा लग रहा है कि नया मूव शुरू होने वाला है। हाई टॉप शार्प पैटर्न्स का ट्रेंड तो पहले से ही बन रहा था, तो मन्नापुरम के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 228 के प्राइस चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 226 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 235 के टारगेट के लिए मन्नापुरम के फ्यूचर में। ओके, मन्नापुरम 228 पे आपने ये पिक किया है। प्रशांत, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? जी वीरू जी, मुझे यहाँ पे HDFC AMC काफी अच्छा लग रहा है। काफी बार इस स्टॉक ने राइजिंग अप 20 डेमा पे सपोर्ट लिया, आज भी वही पैटर्न नजर आ रहा है। तो ये करीबन 4150-60 के बीच ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 4100 के नीचे 4095। यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 4250 से लेके 4275, 4275 का। ओके, HDFC AMC। अमित जी आपका ट्रेड? जी अनुज जी, मैं बिरला सॉफ्ट लेके जाऊंगा। इस स्टॉक ने काफी कंसोलिडेट किया 680 से 730 के रेंज पे, और फाइनली अब ये थोड़ा आउट परफॉर्म करना शुरू किया। यहाँ पे हायर हाई हायर लोज बनने शुरू हो गए हैं। एक अच्छी खासी रेंज में कंसोलिडेट होके बाहर आया है। 750 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 742 का और टारगेट्स रहेंगे 765 के। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बिरला सॉफ्ट 765 के लिए एक अपॉर्चुनिटी। रुचित के पास चलते। रुचित, इनफैक्ट आपका टाइटन थोड़े से हेजिटेशन के साथ आपने दिया था, लेकिन 1% चल गया। बताइए BTST में क्या देंगे? BTST में मैं फार्मा स्पेस से सन फार्मा के साथ जाना चाहूंगा, जहाँ पे यहाँ पे भी पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन है, बट अच्छी बात है कि पूरा कंसोलिडेशन उसके 20 DMA सपोर्ट के ऊपर ही हुआ है। आज के वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है, सो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1570 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके जाए 1630 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए। सन फार्मा फाइनली आज मतलब कॉल्स की लिस्ट में अपीयर होता हुआ, और कहने में कितना अच्छा लगता है। ट्रेड्स फॉर फ्राइडे मॉर्निंग। अब आते हैं फ्राइडे मॉर्निंग की अप्रोच पे। इंडिसेस पे अनुज क्लोज एट ऑल टाइम हाई, और सब कुछ मिला, पोजिशनल ट्रेडर को भी मिला और डे ट्रेडर को भी मिला डिप, है ना। और आज निफ्टी बैंक एटलीस्ट एक ठीक ठाक ट्रेजेक्टरी में क्लोज हो रहा है, ठीक ठाक ट्रेजेक्टरी में, वरना कोलैप्स होता था। लेकिन मेन एडवांटेज निफ्टी के पास। बताइए अप्रोच क्या रहेगी कल के लिए? देखिए वीरो, अप्रोच मेरी वही रहेगी कि लॉन्ग स्टॉप कैरी करें, लेकिन क्योंकि मार्केट में एक वर्टिकल मूव आया है आज और एक्सपायरी हो चुकी है, कल के लिए आप चाहें तो
अगले हफ्ते की, और क्योंकि कॉल प्रीमियम्स काफ़ी महंगे होंगे, एक तो इवेंट है, तो थोड़ा अपने आप को हेज करना चाहें तो एक 25,000 की कॉल बेचकर अपने आप को हेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये अगले हफ्ते की कॉल या मंथली एक्सपायरी वाली कॉल है, और क्योंकि बजट के तुरंत बाद वाली है तो उसके लिए अच्छा खासा प्रीमियम होगा इसमें, तो ये आपको एक हेज कर देगा। बिल्कुल ये वाली कॉल की बात हो रही है, 132 रुपये पर यहाँ प्रीमियम है। इससे होगा क्या, कल को अगर मान लो किसी कारण से 100 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है तो एटलीस्ट आपको 40-50 पॉइंट इससे हेज हो जाएगा। और अगर 100 पॉइंट का गैप अप होता है तो भी ये कॉल कोई बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी, 132 की मैक्सिमम 150-60 तक ही जाएगी, तो इसके लिए वो उस तरीके से आपके लिए अच्छी हेजिंग रहेगी। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो भले ही आप हेज भी ना करें और कैरी कर लें। जो मार्केट का मोमेंटम है वो देखकर मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस डिसअपॉइंट शायद ना करे, क्योंकि वरना स्क्रीन दिखा देती है। जिस तरीके से आज स्क्रीन रही है और लास्ट की डिप जो आई उसमें भी बाइंग आ गई, वही लग रहा है कि कुछ अच्छा इन्फोसिस भी शायद अनाउंस करने वाला है। अब ये कहेंगे कि ऑलरेडी चल चुका है, बिल्कुल, लेकिन ऑलरेडी चल चुका HCL टेक भी था लेकिन उसके बाद चल गया था। हाँ, इन्फोसिस ज़्यादा चल चुका है। अच्छा, रुपी भी ऑल टाइम लो लगा रहा है। वैसे ये एक और ट्रिगर होने वाला IT कंपनियों के लिए आगे जाते हो। जैसे मैं कह रहा था कि ये देखिए रुपी के चार्ट देखिए, वैल्यूएशन प्लस नंबर्स दोनों फैक्टर रहे थे जब IT स्टॉक्स गिरे थे। तो इसके लिए बैंक निफ्टी से मैं अभी कहूँगा अभी भी दूर रहें, अभी भी फोकस IT पर रखें और बाकी के लार्ज कैप्स पर रखें, ये मेरा फोकस होगा। चलिए एक काम करते हैं, अब यतिन से पूछ लेते हैं कि डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है उन्हें। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स और रिजल्ट्स के पहले HDFC बैंक में फिर से एक बार शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। वीकेंड पे रिजल्ट्स आएंगे और उसके पहले काफ़ी सारी डोमेस्टिक फंड्स की अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, यानी घरेलू म्यूचुअल फंड्स यहाँ बिकवाली कर रहे हैं और डीलर्स को लगता है कि 1570-1600 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो 1-2 दिनों का ट्रेड है जहाँ ये रिजल्ट्स के पहले शॉर्ट्स बिल्डअप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं डीलर्स। इसके अलावा इप्का लेबोरेटरीज और फार्मा की तरफ ट्रेड पॉजिटिव है। डीलर्स को लगता है कि यहाँ 1300 तक के पोजिशनल टारगेट्स आ सकते हैं और काफ़ी सारे HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट भी लगभग आज 2% बढ़ा है। फ्रेश लॉन्ग्स इप्का लेबोरेटरीज में आज देखने को मिल रहा है। ओके यतिन, शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए और डीलर्स क्या चीज़ कर रहे हैं इस पर प्रकाश डालने के लिए। इस बीच जरा एक स्टॉक विद इन निफ्टी बैंक जो कि अपने दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ क्लोज हो रहा है, बेस्ट परफॉर्मेंस, दैट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 894.15 पे। और आज सुबह बाजार खुलते ही साथ राजेश सतपुते जी ने इसे पिक किया था लॉन्ग ट्रेड्स में। मैं आई थिंक नोट कर भी पा रहा हूँ। SBI ये कॉल गई थी 884 पे, 894 पे क्लोज होता हुआ सेकंड बेस्ट क्लोज। अनुज, हम बात कर ही रहे थे मेरे ख्याल से मंगल को या फिर सोमवार की मॉर्निंग कि अगर हम निफ्टी बैंक पे बुलिश नहीं है या फिर निफ्टी बैंक जब तक एक रेंज में है, शिफ्ट योरसेल्फ या फिर एक थोड़ा फोकस बढ़ाइए SBI की तरफ, PSU बैंक्स की तरफ। वो SBI क्लियर सिग्नल देता हुआ ना कि शायद स्ट्रेंथ इसके साथ है अनुज। PSU बैंकों में एक मोमेंटम था। आई थिंक परसों हमने बात की थी इसकी, वीरू, इसके ब्रेकआउट की, इंडेक्स के ब्रेकआउट की, और मैं अभी यही कहूँगा कि ना सिर्फ SBI बल्कि पूरा का पूरा इंडेक्स एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और यहाँ पर आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम इंडेक्स को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखें आज कोटक में अच्छा मोमेंटम है, ICICI में अच्छा मोमेंटम है, फेडरल में मतलब कई स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छे मोमेंटम है उनके खुद के। एज एग्रीगेट इंडेक्स को अवॉइड करने की बात है, सिर्फ उसके कंपोनेंट्स में मोमेंटम है वो आप भले ले लें, लेकिन क्योंकि कभी HDFC बैंक, कभी कोई और स्टॉक, कभी कोई और फंस जाता है, इसके लिए बैंक निफ्टी उस रेंज से बाहर नहीं आ रहा। अभी भी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, रेंज में ही है, वो 51,800 से 53,000 की हमने रेंज डिस्कस की है, एग्जैक्टली उसके बीच में ही है। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में लेकिन आप चेस कर सकते हैं। जी हाँ मानस, थोड़ी रीडिंग और एक बार एक्टर साहब 900 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे। लेट्स सी आस्किंग प्राइस क्या है इस कॉल का। और क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ दो स्टॉक्स, ONGC और ये जो SBI है, और तीसरा इनफैक्ट इसका भी उल्लेख कर देता हूँ मैं यहाँ पे, वो है टाटा कंज्यूमर। और ये बड़ा अच्छा OI रिलेशंस देख रहे हैं पिछले कुछ मिनटों में। 12.35 ठीक ठाक आस्किंग प्राइस है। मानस, आपका व्यू क्या है? रखिए स्ट्राइक स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज़, जरा मुझे उसका आउटस्टैंडिंग वाई देखना है। मानस, लग रहा है क्या इस बार अब ये 67 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, 5% OI गिरा, दैट मीन्स क्लियरली ये स्ट्राइक का जो कॉल राइटर है वो कंफर्टेबल नहीं है। आपका टेक SBI पे? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि वापस 920 रुपए को टेस्ट कर सकता है। हालांकि अगर आप करंट लेवल्स पे ट्रेड ले रहे हैं तो 879 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए, तो 920 के नहीं, आपको 935 तक के टारगेट सेट करने हैं। बेहतर है अगर 900 वाला कॉल ऑप्शन ले लीजिए।
₹12 पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। स्टॉप लॉस आपको केवल ₹7 के नीचे लगाना है, लेकिन अगर 930 935 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे तो इसमें आपको ₹40 का ऑप्शन का प्राइस जरूर देखने को मिलेगा। और एक स्टॉक डॉक्टर साहब ब्रेथ रेडी रखिएगा कुछ देर में, उससे पहले कि मैं एक स्टॉक मार्क कर दूं। आईटीसी को 25 जुलाई 2023 को इसका ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था, करीब 498 500 का जोन। उसके बाद सेकेंड आई थिंक अटेम्प्ट लिया इसने ठीक लगभग 6 महीने बाद जनवरी में 486 नहीं पार हो पाया। बट इस बार के वॉल्यूम्स, इस बार का प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग। शिल्पा जी, आईटीसी 470-50 वॉल्यूम एडिशंस को देखिए, और आई थिंक मैंने एक बार के लिए जब इस स्टॉक को वीकली चार्ट पे कन्वर्ट किया तो मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आपका व्यू क्या है मैम? जी बिल्कुल, आईटी से अगर देखेंगे तो 480 का एक टारगेट था जो ऑलमोस्ट नो वी हैव सीन इन दिस सीरीज, लेकिन यहाँ से जैसा आपने बोला ऑफ कोर्स 500 तक का भी एक मूव है, क्योंकि लेकिन हम लोग लास्ट वीक में हैं, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीरीज का अगर आप 500 का कॉल ऑप्शन जिसका आस्किंग प्राइस इज नॉट दैट मच, यहाँ पे ₹7 में है, तो मुझे लगता है वो लेना चाहिए। एंड अगेन यू कैन राइट दिस इन अगस्त सीरीज। यहाँ पे अगर ये व्यू सही जाता है, ये ब्रेकआउट आता है, तो आईटीसी 500 से लेके 520 के भी लेवल्स के लिए आपको एक बार ट्रेड करते मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपको आराम से नॉट इवन डबल, मे बी 3 to 4 टाइम्स भी आपको रिटर्न करते हो दिखे। आईटीसी एक इंटरेस्टिंग ट्रेड। अच्छा, एक ट्रेड जो हम काफ़ी समय से ट्रैक करते आए हैं वो है ओएनजीसी। प्रशांत, इस पर बताइएगा कि क्या ट्रेड और तेज़ी दिखाएगा, क्योंकि 332 के लेवल्स आ चुके हैं और जाते जाते भी यहाँ पर लोग खरीदारी करके चल रहे हैं। ईयर टू डेट नियरली 60% के रिटर्न्स दे चुका है स्टॉक, व्हिच वाज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। तो हर्षा जी, सबसे पहली राय होगी कि कोई स्टॉक जब ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है तो इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये भी उस कैटेगरी में जा रहा है। मुझे लग रहा है हर डिप ऐड करनी चाहिए। फिलहाल अगर हम देखें 322 323 के आसपास कंफर्टेबली स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। मुझे लग रहा है ये जो मूव है वो कम से कम 345 350 तक जा सकती है। ओके, ओएनजीसी स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, और ये कुछ 4-5 स्टॉक्स जो हैं जिन्होंने मूव अच्छा दिया इस क्लोजिंग में। और एक बार जरा ब्रेथ लेके आइए और ब्रेथ को देखते हैं विद आई थिंक दिस मोमेंटम। 24,802, 52,607 निफ्टी बैंक और करीब 9 अंक ऊपर निफ्टी आईटी। जरा ब्रेथ को देखते हैं। ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। इसमें इंडिया सीमेंट्स आज सुबह से आई मीन राइट आई थिंक फ्रॉम 9:15, एलटीआई माइंडट्री, टीसीएस, इन्फो एज, मुथूट फाइनेंस। आज गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में बहुत अच्छी बढ़त थी। शॉर्ट कवरिंग ये आपका एफएमसीजी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैरिको, मन्नापुरम, इंडस टावर्स, ओएनजीसी, एचयूएल में अगर आप देखें तो मैरिको और एचयूएल दोनों ने आज शॉर्ट कवरिंग विटनेस करी। मोमेंटम है इस स्पेस में। सेकंड स्लाइड में शॉर्ट बिल्डअप। एचयूएल में अनुजर में सुबह बात कर रहे थे, आई मीन वैल्यूएशन कंसर्न्स। और बाकी अगर आप देखें विदेशी कुछ डिफेंस कंपनियों से जब एक आई थिंक तुलना की गई, तो उसके बाद ये आज का मूव। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एबीबी, सिमेंस, बीएल थोड़ा कैपिटल गुड्स बैकफुट पे था आज। ट्रेंट अब में आज एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, और ट्रेंट मेरे ख्याल से अगर कुछ देर में टिप्पणी करूंगा इस पर, बट वोडाफोन आइडिया, आईएक्स, हिंदुस्तान कॉपर, ट्रेंट अभी कुछ देर पहले अनुज ने इस पर कार्यक्रम में चर्चा की थी, मार्क भी किया था इसको। ट्रेंट आज 5314 पे मेरे ख्याल से ये 5 जून के बाद पहली बार, अब 5 जून को बाजार में क्या हुआ था आप सब जानते ही हैं, वो उस दिन स्टॉक स्पेसिफिक इशू नहीं था, उस दिन मार्केट स्पेसिफिक इशू था। बट अगर मैं उस चीज़ को भी निकाल दूँ ना, तो मेरे ख्याल से मिड ऑफ अप्रैल के बाद पहली बार इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ। काफ़ी अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर बिगड़ गया आज। मानस, आपका एक रीजनेबल आई थिंक हम बात तो नहीं कर पाए कि एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, बट फॉर ए पोजिशनल ट्रेड आपका व्यू क्या बन रहा है? आई मीन जिसके पास है अब एटलीस्ट कौन सी ट्रेजेक्ट्री को सिक्योर करना चाहिए इसमें? देखिए 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे काफी समय के बाद क्लोजिंग देखने को मिली है। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बन रहा है। मेरे ख्याल से करेक्शन डीप हो सकता है, शायद 5100 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो चाल पे निकलने की कोशिश करिए, और ऊपर की तरफ केवल 5500 रुपए के ऊपर खरीदारी करनी है। 5500 के पार निकले तभी खरीदारी करें। फिलहाल ये थोड़ा सा फंस गया है मंदी के गिरफ्त में। चलिए अब आपके लिए बैन का अपडेट लेकर आते हैं, और एक लंबी सूची तैयार हो चुकी है ऐसे स्टॉक्स की जो शायद बैन का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पर लेकर आइएगा सारे स्टॉक्स, और ज़्यादातर शेयरों में
100% से ज़्यादा की पोजीशन है। इंडिया सीमेंट तो पक्का कैंडिडेट है क्योंकि 150% की ओपन मार्केट वाइड पोजीशंस आ चुकी है। फिर इंडस टावर 112% की पोजीशन। L&T फाइनेंस नंबर्स के बाद यहाँ पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। साथ ही साथ हैल, सेल, ये भी काउंटर्स दरअसल इस लिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। वोडाफोन आइडिया और साथ ही साथ बंधन बैंक भी ये बैन में कल शामिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। पहले 3 की तो डेफिनेट चांसेस बन रहे हैं। चमल फर्टिलाइजर में लेकिन पोजीशन थोड़ी सी हल्की हुई तो ये बैन से बाहर निकलेगा। और GNFC में भी हमने देखा है कुछ पोजीशंस हल्की होती हुई दिखाई दी हैं, तो उस लिहाज से भी यहाँ पर ये बैन से बाहर आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की तस्वीर। लेकिन आज देखिए घूम फिर के अगर एक सेगमेंट आउट परफॉर्म कर रहा है, वहीं पर सबसे ज़्यादा गेंस पर क्लोज भी देखने को मिलेगा। एक बार फिर आपके लिए IT कंपनियां रेडार पर लेकर आएंगे। LTI माइंडट्री 3.5% का इजाफा, TCS, विप्रो और इन्फोसिस, साथ ही टेक महिंद्रा में भी तेजी। अब विप्रो के नंबर्स कल, आज शाम को इन्फोसिस के नंबर्स आ जाएंगे, फिर आगे चलकर टेक महिंद्रा के नंबर्स आएंगे। एक और मेजर अंडर परफॉर्मर आज का एक्सिस बैंक, एशियन पेंट, आई बेग योर पार्डन। एशियन पेंट में शिल्पा जी अब स्थिति क्या लग रही है, क्योंकि कंपनी कॉन्फिडेंट है कि FY25 में पिकअप देखने को मिलेगा और उन्होंने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस, मार्जिन गाइडेंस मेंटेन की है। क्या आज के क्लीन आउट या शेकअप के बाद कुछ रिकवरी के आसार बन रहे हैं या फिर अभी भी वहां से काफी दूर है स्टॉक? जी हर्षिता जी, अगर एशियन पेंट्स देखेंगे तो इसका एक्चुअली एक रेंज ही है 2900 से लेके 3200। आज का जो भी वॉट एवर न्यूज़ रिजल्ट्स का एक जो इम्पैक्ट आया वो डिप लेके इट हैज़ कम अप एंड सस्टेनिंग अबव 2900। तो मुझे लगता है ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है आपको। यहाँ पे आप ये स्टॉप लॉस में भी 2850 के स्टॉप लॉस एक पोजिशनल ट्रेड के लिए आप इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 3100 से लेके 3200। 2 मिनट 3100 से 3200 की तरफ डिप में अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो शायद रिटर्न्स बनेंगे, लेकिन देखते हैं 3200 के ऊपर जाएगा या नहीं और कल स्टॉक को कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि आज नंबर्स पर गिरा लेकिन आउटलुक इतना खराब नहीं है। अच्छा, जाते जाते एक दो और ट्रेड्स है जहां पर थोड़ा सा एक्शन दिख रहा है। बजाज ऑटो में कोशिश हो रही है रिकवरी आने की, लेकिन एक क्लोज करीब 1% नीचे ही दिखाएगा। टाटा मोटर्स, इनफैक्ट आयशर भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि आयशर में एक इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला था। मानस, कल के लिए कुछ बचा है कि आयशर टाटा मोटर्स में आज कैचअप तो हुआ लास्ट हाफ आवर में? देखिए आयशर आई थिंक बेहतर लग रहा है। आयशर इस बार शायद ये 49, 60, 70 का जो रेंज है, रेजिस्टेंस है, उसको ब्रीच कर सकता है। तो यहाँ पर आप फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। 4860 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 5090, 5090 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। टॉस कर चलिए, तो ये फिलहाल आयशर, देखते हैं यहाँ पर कल क्या सिचुएशन आती है, क्योंकि लास्ट हाफ आवर में एक मोमेंटम आया, लेकिन आखिरी 2 मिनट आज के क्लोज के और डे हाई के आसपास ही आपको निफ्टी दिख रहा है। अनुज, हर्षिता, बहुत शानदार क्लोज 24,790 पर। ध्यान रखिए सुबह 24,510 दिया था निफ्टी ने और वहाँ से फिर 24,800 एक्सपायरी वाले दिन। मतलब इससे शानदार क्या ट्रेड होगी। आज का इंडेक्स ऑफ द डे, इनफैक्ट इंडेक्स ऑफ द मंथ, निफ्टी IT, देखिए फ्लैट खुला लेकिन 2.5% ऊपर जाकर बंद हुआ, करीब 900 पॉइंट की रैली। आज मिड कैप में लेकिन करेक्शन थी, करीब 1% मिड कैप इंडेक्स गिरा। बैंक निफ्टी ठीक ठाक था, लेकिन ये थका हुआ इंडेक्स है इस समय, इसलिए इसकी ज़्यादा बात करेंगे नहीं। स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी करेक्शन थी। एडवांस डिक्लाइन खराब था आज, 1:2 का एडवांस डिक्लाइन था, लेकिन पूरा मोर्चा आज संभाला हुआ था निफ्टी IT ने। आज का पूरा दारोमदार निफ्टी IT। इनफैक्ट सेक्टोरल ब्रेथ लेकर आते हैं और सेक्टोरल ब्रेथ में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी कि ऑलमोस्ट इवन स्टीवन था मामला। 3-4 सेक्टर थे जो रेड में थे, जैसे मेटल्स, फार्मा, कैपिटल गुड्स में आज बड़ी गिरावट थी 2%, और CPSE ये भी करीब 1.25% नीचे था। ये डिफेंस के स्टॉक्स के गिरने का मेन कारण था यहाँ पर, लेकिन इन सबको नेगेट किया निफ्टी IT ने इस 2.25% के मूव के साथ। आई थिंक रियल्टी थोड़ा सा गलत दिखा रहा है, 2.25% का मूव आया, लेकिन हाँ रियल्टी फ्लैट है। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कहाँ पर तेज़ी, कहाँ पर मंदी। सबसे ऊपर LTI माइंडट्री, नंबर्स के बाद 3.5% की रैली यहाँ पर। ONGC में थोड़ी सी रैली 3%, TCS में 3% की रैली, विप्रो, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HCL टेक, SBI, लीवर, टेक महिंद्रा, ITC, सन फार्मा, कोटक, ये सब स्टॉक्स थे। भारतीय एयरटेल जहाँ पर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली आपको। एशियन पेंट्स 1.5% नीचे, लेकिन ध्यान रखिएगा सुबह 4% नीचे खुला था। कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम, बजाज ऑटो, JSW स्टील, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज डाउनसाइड रही, लेकिन मार्केट का वर्डिक्ट बहुत क्लियर है। बाय द डिप्स को बाय करिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए, बाकी का काम मार्केट करके देगा आपको। और
और मार्केट ने आपको एक बार एक और थम्स अप दिया है। आज 24,800 पर गाड़ी जो आकर रुकती हुई दिखाई दी, उसके काफ़ी करीब आप मानकर चले। सीधा सौदा का भी अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि बहुत ही दिलचस्प सत्र रहा है आज का। तो आशीष और नीरज के बीच मुकाबला और ट्रेड्स क्या बैठे हैं तेजी और मंदी की तरफ, वो आपको दिखाते हैं। नीरज का जस्ट डायल, रतनवीर प्रिसिशन, जेंसार, केईसी, ये सारे पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाने में कामयाब थे। आशीष के ट्रेड्स पे देखें तो तीन मंदी वाले ट्रेड, एक तो अदानी विल्मा, दूसरा जी एंटरटेनमेंट, बजाज इलेक्ट्रिक्स और अवंती फीड्स भी उन्होंने तेजी की तरफ ही रखा। तो शानदार रिकॉर्ड क्लोज और निफ्टी आईटी को स्क्रीन पे रखिएगा। इसको आप देख के ये कह सकते हैं कि निफ्टी आईटी कुछ भी कहो, तुम आज छा गए और तारीफ करनी पड़ेगी शुक्रवार की कि तुम कितनी जल्दी आ गए। जी हाँ, शुक्रवार की सुबह सुबह फिर अनुज, मैं, हर्षदा, नीरज जी और आशीष मुलाकात करेंगे आपसे मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।